दोस्तों, आज की इस बेहद ही दिलचस्प कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं काफी अकेले और बेचारे लड़के ग्लेन को, जो एक बेहतरीन डॉक्टर बन जाता है क्योंकि उसके हाथ तेजी से और सफाई से काम करते हैं। हालांकि इस बेचारे डॉक्टर की आम सी जिंदगी तब पूरी तरह अचानक बदल जाती है जब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके क्लिनिक में आने वाली सारी मरीज दरअसल अजीब और पागल लड़कियां हैं जो उसके पीछे पूरी तरह पागल हो चुकी हैं और क्लिनिक बंद होने के बाद भी उससे अपना खास ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं। इस अनोखी कहानी की असल शुरुआत काफी सालों पहले हुई थी, जब आम इंसान और खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच एक भयानक और लंबी दुश्मनी वाली जंग छिड़ गई थी। ये डरावनी जंग इतने लंबे समय तक लगातार चलती रही कि दोनों तरफ के लोग ये ही भूल गए कि आखिर उन्होंने लड़ना शुरू क्यों किया था, और अचानक से सबने एक दूसरे की मदद करने का फैसला कर लिया। भाइयों, ये आखिर कैसा अजीब सिस्टम है जहां दुश्मनी खत्म हो जाती है? क्या सच में ही इनके पास मेमोरी लॉस वाली कोई खास और ओवरपावर्ड बीमारी वहां मौजूद थी? आज के समय में ग्लेन अपने क्लिनिक में एक काऊ गर्ल की मदद कर रहा है और उसके दूध निकलने वाले हिस्से का चेकअप कर रहा है। जब वो खुशी से आवाजें निकालती है तो ग्लेन उसे शांत रहने को कहता है ताकि काम पूरा हो। जैसे ही वो अपनी उंगलियां साफ करता है, वो उससे खुशी से बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसका सांड जैसा पति दूसरे कमरे से दौड़कर जश्न मनाने आता है क्योंकि उसे लगता है वही बाप है। उनके जाने के बाद सफी जलन के मारे शिकायत करती है कि उसने अभी अंदर से काफी अजीब आवाजें सुनी थीं, पर ग्लेन माफी मांगता है कि वो अपने काम में इतना खोया था कि उसे शोर का ध्यान नहीं रहा। तभी वहां एक सेंटोर आता है जो एक खत लेकर आता है जिसमें उन्हें अरीना में बुलाया गया होता है। थोड़ी ही देर में ग्लेन और सफी वहां अरीना पहुंच जाते हैं, जहां एक पहरेदार उनका अच्छे से स्वागत करता है और उन्हें राजकुमारी के लिए अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने को कहता है। ये सच में काफी अजीब घटना थी जो अचानक उनके साथ वहां पूरी तरह घटी थी। दोस्तों, जब ग्लेन और सफी इस अजीब बात पर सोच रहे होते हैं, तभी तिसालिया वहां अपने कुछ तीसरे दर्जे के लड़कों के साथ आती है और गर्व से खुद का परिचय देती है। अचानक से बाकी लड़के ग्लेन का काफी मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे एक छोटा इंसानी डॉक्टर बोलते हैं, पर तिसालिया उन सब की बोलती बंद करती है और बताती है कि वही चेकअप करेगा। इसके बाद वो सब तंबू में जाते हैं और तिसालिया अपना चेकअप करवाने के लिए कपड़े उतारना शुरू करती है। जैसे ही ग्लेन अपना टूल उसकी छाती पर रखता है, तिसालिया ये बताना शुरू करती है कि वो एक जवान अकेली लड़की है और शादी के लिए तैयार है। सफी जल्दी से आती है और चालाकी से बताती है कि ग्लेन अभी शादी नहीं करेगा ताकि तिसालिया डर जाए। जब चेकअप खत्म होता है तो के और लॉर्ना आते हैं और पूछते हैं कि उसकी सेहत कैसी है। ग्लेन बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर वो दोनों बताते हैं कि तिसालिया काफी ट्रेनिंग के बाद भी लगातार हार रही है। रात को सफी ग्लेन को जागते हुए देखती है और पूछती है कि क्या वो सच में चिंताओं से लड़ रहा है। ग्लेन बताता है कि तिसालिया वहीं रात में एक और मुकाबला हार गई है। सफी मजाक में कहती है कि शायद वो ट्रेनिंग के वक्त फालतू चीजें सोचती रहती है। भाइयों, तिसालिया का प्लॉट आर्मर यहां बिल्कुल काम नहीं कर रहा। सफी वहां से थोड़ी शराब लेने जाती है और वापस आकर पूछती है कि क्या उसे हल मिला। ग्लेन उसे अगले दिन अरीना चलने को कहता है, पर सफी गुस्से में अपनी पूंछ से उसे कसकर जकड़ लेती है और कहती है क्या वो दूसरी लड़की से मिलना चाहता है। जब ग्लेन समझाता है, सफी उसको और कसकर दबाती है और कहती है वो दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी। अगले दिन तिसालिया अरीना में वापस हार जाती है और मेहनत करने का फैसला करती है, पर ग्लेन आकर बताता है कि उसके खुर संतुलित नहीं है। जब वो खुर काटने की बात करता है, तिसालिया गुस्से से मना करती है। तभी के और लॉर्ना आकर उसे पकड़ लेते हैं और नौकर औजार लाते हैं। ग्लेन अपना काम करता है जबकि तिसालिया चिल्लाती है। तभी सफी आकर तिसालिया को कसकर पकड़ती है और उसके मुंह में कपड़ा डाल देती है ताकि शोर बिल्कुल ना हो सके। अगले दिन जब तिसालिया अपने तीसरे दुश्मन की बुरी तरह से पेटी बना दी होती है, तब ग्लेन और सफी दर्शकों के बीच बैठकर इस चमत्कार पर चर्चा करते हैं। काफी सालों पहले वॉर के वक्त ग्लेन के परिवार ने सफी को अपने यहाँ रखा था ताकि कोई धोखा ना हो। समझौता पूरा होने के बाद सफी को वापस भेज दिया गया, जिससे बेचारे ग्लेन के दिल टूट गया था। सालों बाद जब ग्लेन ने एक एकेडमी में दाखिला लिया, तब उसकी मुलाकात सफी से दोबारा हुई। आज दोनों बोट पर सामान लेने जाते हैं, जहां सफी बताती है कि धूप से उसकी प्रजाति को काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये सच में काफी बेकार एबिलिटी है। जब ग्लेन पूछता है कि क्या वो रात में जाग सकती है, तो वो मना करती है और शुक्रिया कहती है। सफी अचानक कप्तान को एक गिफ्ट शॉप चलने को कहती है, जिससे ग्लेन हैरान होता है। मैरो वाटरवेज नामक एक खास जगह से गुजरते हुए सफी इस शांति की तारीफ करती है। खरीदारी के बाद सफी ग्लेन से कहती है कि यहां उसके साथ घूमना सबसे बड़ा उपहार था। तभी सफी देखती है कि आसपास बिल्कुल भी कोई दूसरी बोट नहीं है। कप्तान उन्हें बताता है कि जलपरी का नया शो होने वाला है जो काफी लोकप्रिय है, पर ग्लेन तुरंत घर जाना चाहता है क्योंकि उसके पास काम है। अचानक से एक लू लाला नामक जलपरी उन्हें एक जोड़ा समझकर बुला लेती है। जब लू लाला उनकी काफी तारीफ करती है तो कप्तान रुकने को कहता है। ग्लेन थोड़ा नाराज होता है, पर सफी कहती है कि रुकने में कोई बुराई नहीं। लू लाला अपनी दुकान पर स्वागत करती है और बताती है कि वो गाना गाकर पैसे कमाती है।
जब ग्लेन सोच रहा होता है, सफी उसके कान चाटकर उस पर बेवकूफ जैसे घूरने का इल्जाम लगाती है। लू लाला बोलती है कि उसका गाना उनका प्यार अमर करेगा, तो ग्लेन 2 गाने के पैसे देता है। पर लू लाला बताती है कि उसकी कीमत ज्यादा है क्योंकि उसे बड़ा ऑफर मिला है। जब वो उन पर धोखा देने का शक करती है, ग्लेन उसे मुफ्त चेकअप देता है। सफी गर्व से बताती है कि वो काफी बेहतरीन डॉक्टर है। लू लाला गाना शुरू करती है पर खांसने लगती है। वो वापस गाना चाहती है पर ग्लेन तुरंत अपना वादा पूरा करते हुए उसका इलाज शुरू कर देता है वहां, बिना किसी फालतू देरी के। बेचारा डॉक्टर ग्लेन जलपरी लुलाला को चेक करने एक सुनसान इलाके में ले जाता है। वहां पहुंचते ही लुलाला दुखी होकर कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, पर ग्लेन बताता है कि ये चेकअप मुफ्त होगा। वो उसके मुंह का हिस्सा चेक करता है और सूजन देखकर छाती चेक करने की बात कहता है। ये सुनते ही लुलाला घबरा कर कहती है कि वो अपने ये खास हिस्से सिर्फ सही जीवन साथी के लिए बचा रही है। साफी बीच में आती है और ग्लेन को शब्दों पर ध्यान देने को कहती है, इसलिए ग्लेन सफाई देता है कि वो सिर्फ सांस लेने की क्षमता चेक करना चाहता था। लुलाला के मानने पर ग्लेन चेकअप करके बताता है कि उसकी सांस ठीक है, इसलिए वो उसके गलफड़ों यानी गिल्स को चेक करने लगता है। जबकि साफी पूछती है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। लुलाला बताती है कि उसे वहां गर्मी महसूस हो रही है। तो ग्लेन वादा करता है कि वो 1 सेकंड में काम खत्म करेगा और अपने हाथ सीधा उसके गलफड़ों के अंदर डाल देता है, जिससे लुलाला जोर से चिल्लाने लगती है। भाइयों, बिना बताए मरीज के नाजुक हिस्सों में हाथ डालना काफी अजीब और ओवरपावर्ड क्रीप वाली हरकत थी। इसके बाद ग्लेन को समझ आता है कि उसके गलफड़े हवा में रखने की वजह से सूख गए हैं। उसका रोना बंद होने पर ग्लेन पूछता है कि वो जमीन पर कितना वक्त बिताती है। लुलाला कहती है कि वो दिन का ज्यादा वक्त जमीन पर ही बिताती है। ग्लेन समझाता है कि हालांकि जलपरियां दोनों जगह रह सकती हैं, पर वो पानी वाले मॉन्स्टर्स हैं और ऐसे रहना खतरनाक है। जब वो वजह पूछता है तो लुलाला कंगाल होने की बात करती है क्योंकि उसके पिताजी दूध लेने के बहाने गए और कभी वापस नहीं आए। एनिमे का ये पुराना बाप गायब होने वाला प्लॉट आर्मर सच में काफी क्रिंज है। अब उसकी माँ अकेले 4 भाई बहनों को पाल रही है। लुलाला बताती है कि वाटरवेज में गाना गाकर पैसे कमाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अचानक वो वापस खांसने लगती है और कहती है कि सेंट्रल काउंसिल हॉल में गाकर ही उसे सैलरी मिलेगी, पर तब तक यही मेहनत करनी होगी। तभी उन्हें अचानक किसी के पानी में गिरने की चीख सुनाई देती है। जब ग्लेन कप्तान से मदद मांगता है तो वो नाव बहने के डर से मना कर देता है। अचानक लुलाला पानी में कूद जाती है और कुछ ही सेकंड्स में उस बच्चे को बचाकर वापस ले आती है। ग्लेन तुरंत लड़के की सांस वापस लाने की कोशिश करता है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि लुलाला बेहोश होकर पानी में गिर चुकी है। जब लड़के की जान बच जाती है तो उन्हें लुलाला के गायब होने का एहसास होता है। ग्लेन तुरंत पानी में कूद जाता है क्योंकि वो जानता था कि खराब गलफड़ों की वजह से वो सांस नहीं ले पाएगी। जब लुलाला बेहोश हो रही थी तब ग्लेन उसे पकड़ लेता है और उसके गलफड़ों को साफ करने के लिए मुंह में अपनी सांस भरने लगता है। जल्द ही उसकी सांस भी टूटने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। अचानक साफी अपनी पूंछ से दोनों को बाहर निकाल लेती है और जब ग्लेन शुक्रिया कहता है तो वो गुस्से में कहती है कि अपने सॉसेज से सोचना बंद करो। उसके बाद ग्लेन लुलाला की चोट के बारे में पूछता है, पर साफी चिढ़ते हुए पूछती है कि वो दोनों अभी तक एक दूसरे की बाहों में क्यों है, जिससे ग्लेन तुरंत पीछे हट जाता है। कुछ दिनों बाद लुलाला को सेंट्रल काउंसिल हॉल में गाने का मौका मिल जाता है और अपने प्रदर्शन के बाद ग्लेन और साफी को वहां देखकर वो हैरान होती है। जब ग्लेन उसकी मॉइस्चराइजर क्रीम के बारे में पूछता है तो लुलाला खुशी से बताती है कि उससे काफी मदद मिली है। वो आगे वादा करती है कि अब वो उसके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी, जिससे ग्लेन हैरान होकर वजह पूछता है। जब लुलाला शर्माते हुए बात घुमाती है तो साफी उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने अपने माउथ टू माउथ वाले सिस्टम से बेचारी के दिल को भटका दिया है। लुलाला तुरंत शुक्रिया कहती है और अचानक तैरते हुए दूर चली जाती है, जिससे ग्लेन को लगता है कि शायद वो उससे नफरत करने लगी है। कुछ दिनों बाद जब ग्लेन टब में एक स्लाइम लड़की का इलाज कर रहा था, तभी शहर की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव स्कैडी वहां आती है। जंग के बाद से लिंडवॉर्म शहर ने स्कैडी के नेतृत्व में काफी ज्यादा तरक्की की थी। जब ग्लेन आने की वजह पूछता है तो स्कैडी धीरे से बड़बड़ाती है और उसकी जगह कुनाई सामने आकर खुद को आवाज और अंगरक्षक बताती है। साफी चुपके से बताती है कि कुनाई अपनी मालकिन के लिए पागल है। स्कैडी बताती है कि लड़ाई के दौरान उसकी इस बॉडीगार्ड का एक हाथ कटकर गिर गया है, जिसे ढूंढकर वापस जोड़ना होगा। ग्लेन के पूछने पर वो बताती है कि कुनाई ने अकेले 10 गुंडों की पेटी बना दी थी, पर अपना हाथ कहीं गिरा दिया। भाइयों, अपना ही हाथ गिर जाए और बिल्कुल पता भी न चले, ये तो सच में काफी इलॉजिकल सीन था। ग्लेन पूछता है कि वो सेंट्रल हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, तो पता चलता है कि डॉक्टर कुथुलू ने ही उन्हें यहाँ भेजा है। स्कैडी बताती है कि कुनाई इंसानी लाशों से बनी एक फ्लैश गोलम है, जिसे उन मैड साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए वो सभी डॉक्टरों से नफरत करती है। स्कैडी के जाने के बाद कुनाई ग्लेन की मदद लेने से तुरंत मना कर देती है। साफी कहती है कि वो दिखती पपी जैसी है, पर काफी गुस्से वाली है और गोलम होने के नाते उनके क्षमता से बाहर है। कुनाई कहती है कि वो अपना हाथ खुद ढूंढ लेगी और माफी मांगकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही वो भीड़ में एक शख्स को देखकर पीछा करने लगती है। वहीं ग्लेन मदद के लिए अपना सामान पैक करता है और सब जगह ढूंढने की बात कहता है।
शहर की अंधेरी गलियों में पीछा करते हुए दुश्मन अचानक से कुनाई पर भारी हमला कर देता है। दूसरी तरफ ग्लेन को लड़ाई की जगह का अंदाजा नहीं था, तभी उसे एक जोर की चीख सुनाई देती है। चीख सुनकर वहां पहुंचते ही उसे टिसालिया मिलती है, जो उसे जमीन पर पड़ी एक टांग की तरफ इशारा करती है। ग्लेन टांग को उठाकर चेक करता है और समझ जाता है कि ये किसी बहुत ही भारी टक्कर की वजह से जिस्म से अलग हुई है। ये देखकर टिसालिया पूरी तरह से घबरा जाती है और सोचती है कि किसी को बुरी तरह पैक कर दिया गया है, इसलिए वो तुरंत गार्ड्स को बुलाने को कहती है। पर ग्लेन शांति से उसको बताता है कि ये किसी की पेटी नहीं बल्कि सिर्फ कुनाई की टूटी हुई टांग है। वहीं किसी दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि कुनाई बिना टांग के भी जमीन पर रेंगते हुए उन गुंडों को ढूंढने निकल पड़ती है और गुंडों का सिस्टम हैंग करने का पक्का फैसला करती है ताकि वो वापस शहर की मालकिन स्केडी के सामने सर उठाकर जा सके। जब वो अकेले रेंगते हुए सोच रही होती है कि आगे क्या करना चाहिए, तभी उसे अचानक महसूस होता है कि कोई उसकी गायब टांग के साथ पूरी तरह छेड़छाड़ कर रहा है। भाइयों, बिना टांग के भी इसका प्लॉट आर्मर अलग ही लेवल पर चल रहा है। टांग दूर होने पर भी उसे अजीब खुशी वाली आवाजें निकालने का एहसास होता है, क्योंकि कोई उसके नाजुक हिस्सों को छू रहा होता है। ये कैसा ओवरपावर्ड लॉजिक है। इस दौरान तिसालिया ग्लेन को बताती है कि कुनाई को उसकी जबरदस्त अबिलिटी की वजह से स्केडी का खास बॉडीगार्ड बनाया गया था और उसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। वो हैरान थी कि कुनाई इतनी आसानी से हार गई, पर ग्लेन समझाता है कि वो धोखे का बुरी तरह शिकार हुई होगी, क्योंकि उसका एक हाथ नहीं था। तिसालिया उत्सुकता से पूछती है कि कुनाई जैसी खतरनाक बंदी की टांग पकड़कर भी वो इतना शांत कैसे है। ग्लेन बताता है कि उसने अकेडमी में ऐसे अनेकों टूटे हुए हिस्सों पर काफी ज्यादा काम किया है। ये सुनकर तिसालिया प्रभावित होकर उसे कल्चर वाला एक बेहतरीन इंसान बुलाती है। वापस अंधेरी गली में कुनाई को एहसास होता है कि ये जरूर ग्लेन ही होगा जो उसकी टांग छू रहा है, पर वो सोचती है कि टांग अलग होने पर भी उसे एहसास आखिर कैसे हो रहा है। तभी अचानक उसके अंदर मौजूद मरी हुई लाशों की आत्माएं अजीब बातें करने लगती हैं। कुनाई किसी तरह उन्हें तुरंत चुप करवाती है। कुछ देर बाद जब ग्लेन आसपास घूमकर कुनाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, तभी लूला नाम की जलपरी पानी से बाहर निकल कर आती है। लूला पूछती है कि क्या वो किसी पागलपन वाले एक्सपेरिमेंट के लिए मरे हुए लोगों के हिस्से जमा कर रहा है। ग्लेन तुरंत जवाब देता है कि ये उसकी मरीज की टूटी हुई टांग है। लूला कहती है कि उसे सब पता है और वो पानी के अंदर से कुनाई का टूटा हुआ हाथ बाहर निकाल देती है। जब ग्लेन हाथ साफ करता है और सोचता है कि कुनाई को कहां ढूंढा जाए, तो लूला इलॉजिकल सुझाव देती है कि वो उन टूटे हिस्सों से ही रास्ता पूछ ले। ग्लेन हाथ से पूछता है कि कुनाई आखिर कहां है, और हैरानी की बात यह होती है कि वो हाथ खुद एक दिशा की तरफ इशारा करने लगता है। गली में अकेले बैठे हुए जब कुनाई ग्लेन को लगातार कोसती रहती है, तभी ग्लेन अचानक वहां पहुंच जाता है और कहता है कि वो उसे ही हर जगह ढूंढ रहा था। वो बताता है कि उसने उसका टूटा हुआ हाथ और टांग दोनों ढूंढ निकाले हैं। जैसे ही वो उन्हें वापस जोड़ने की तैयारी शुरू करता है, कुनाई गुस्से में किसी भी डॉक्टर की मदद लेने से बिल्कुल मना करती है, पर ग्लेन उसकी फालतू बातों को अनसुना करके अपना सारा सामान वहां जमा कर लेता है। कुनाई चिढ़कर पूछती है कि वो आखिर क्या करने वाला है। ग्लेन शांति से समझाता है कि उसके पुराने टांकों को देखकर लगता है कि जिस डॉक्टर ने उसे बनाया था वो एक कच्चा वेल्डर ज्यादा लगता था और अब वो उसे ठीक से जोड़ेगा। कुनाई गुस्से में कहती है कि वो बस उसकी पट्टों को जल्दी सिल दे और इस झमेले को खत्म करे, पर ग्लेन एक बेहतरीन डॉक्टर होने के नाते उसे पूरी तरह ठीक करने पर जोर देता है और अपना काम तेजी से शुरू कर देता है। जब वो उसके जिस्म को सिल रहा होता है तो कुनाई बताती है कि उसे दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता। वो कहती है कि उसके नाम का मतलब ही है बिना कष्ट के जीना, इसलिए आराम से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ग्लेन कहता है कि वो बाहर से इस हालत में काफी तकलीफ में लग रही है और एक डॉक्टर होने के नाते उसकी तकलीफ दूर करना ही उसका काम है। कुनाई हैरानी से कहती है कि उसने ऐसे अच्छे डॉक्टर इस दुनिया में कभी नहीं देखे। ग्लेन मुस्कुराते हुए ये बात तुरंत मानता है कि वो सच में कुछ खास डॉक्टर्स में से एक है। जैसे ही वो हाथ का काम खत्म करता है, कुनाई सच में काफी आराम महसूस करती है। फिर ग्लेन टांग पर काम शुरू करता है, जिससे कुनाई काफी ज्यादा शर्मा जाती है। दूसरी तरफ क्लिनिक में साफी की शराब पीने वाली दोस्त अरण्या एक खास उपहार लेकर आती है। जब साफी कहती है कि ग्लेन अभी थोड़ा व्यस्त है, तो अरण्या चिढ़ाते हुए कहती है कि शायद वो बाहर किसी और के साथ घूम रहा होगा। ये बात साफी को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो जोर से वहां रखी टेबल पर मुक्का मारती है। गली में वापस आकर जब ग्लेन अपना सारा सामान समेट रहा होता है, कुनाई काफी खुशी की आवाजें निकालती है। वो उसे जल्दी काम खत्म करने को कहती है, पर ग्लेन के चुप रहने पर वो झोला छाप डॉक्टर कहकर और जोर से चिल्लाती है जब तक काम पूरा नहीं होता। वहां से निकलते वक्त कुनाई कहती है कि वो डॉक्टर से सख्त नफरत करती है और उसको बाद में सजा देने की धमकी देती है। वो बेचारे ग्लेन को अकेला छोड़कर चली जाती है और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि कुछ गुंडे उन्हें अंधेरे से चुपके घूर रहे हैं। घर पहुंचकर ग्लेन देखता है कि साफी एक खूबसूरत ड्रेस पहने खड़ी है। साफी खुशी से बताती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। ग्लेन तुरंत कहता है कि ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उसकी प्रजाति गर्म चीजों से दूर रहती है। जब ग्लेन सच्चाई चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो साफी ड्रेस उठाकर दिखाती है कि ये बस एक मजाक था।
इसके बाद साफी अरण्या का लाया उपहार वाला बॉक्स खोलती है, जिसमें एक हार्पी का अजीब अंडा होता है। ग्लेन अंडे को हिलाकर बताता है कि ये पूरी तरह खराब है और किसी हार्पी ने अभी इसे दिया होगा। अचानक साफी को घर के बाहर हमलावरों का आने का एहसास होता है, इसलिए वो तुरंत सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। हमलावरों का लीडर हमला करने का सख्त आदेश देता है। जैसे ही वो लोग घर में घुसते हैं, साफी अपनी भारी पूंछ से एक गुंडे की बुरी तरह पेटी बना देती है, जिससे बाकी सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। घर बिल्कुल खाली देखकर उन्हें समझ आता है कि वो दोनों वहां से भाग चुके हैं। रास्ते में भागते हुए ग्लेन पूछता है कि वो हमलावर आखिर कौन थे। साफी बताती है कि वो वही गुंडे थे जिन्होंने उसे कुनाई के साथ देखा था और अब वो उसे हॉस्टेज बनाना चाहते हैं। साफी कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, इसलिए ग्लेन तय करता है कि वो सेंट्रल काउंसिल जाकर कुनाई को सब बताएंगे। तभी कुनाई अचानक वहां एक गुंडे का शरीर लेकर आती है, जिसको उसने अकेले ही पूरी तरह पैक कर दिया था। वो बताती है कि इन गुंडों ने हार्पीस को पकड़ रखा है और उनसे जबरदस्ती अंडे दिलवाते हैं ताकि उन्हें अमीर लोगों को बेच सके। ग्लेन उसे वही अंडा दिखाता है तो कुनाई बताती है कि गुंडे उन्हें ढूंढते हुए यहां आते ही होंगे। ये सुनकर साफी कुनाई से उन्हें बचाने की गुजारिश करती है। अचानक कुनाई अपनी तलवार निकालती है और अपने पीछे खड़े एक हमलावर का टिकट कट गया कहकर कहती है कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है उसके लिए। इसके बाद कुनाई ग्लेन और साफी को अपने साथ वाटरवेज चलने को तुरंत कहती है। रास्ते में वो बताती है कि उसके साथ रहना काफी ज्यादा सुरक्षित है। अचानक लूला पानी से बाहर निकलकर उन्हें हाथ हिलाती है। ग्लेन हैरानी से पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है। कुनाई शांति से कहती है कि वो बाद में सब समझा देगी। कुछ देर बाद वो सब एक बोट पर स्केडी के साथ जुड़ जाते हैं, जिसे लूला पानी के अंदर तैरते हुए आगे खींच रही होती है। साफी स्केडी से पूछती है कि लूला उनकी बोट आखिर क्यों खींच रही है, तो वो बताती है कि ये उनके डील्स का हिस्सा है। स्केडी समझाती है कि लूला को सेंट्रल काउंसिल में गाने का मौका इस शर्त पर मिला है कि वो मिशंस में उनकी मदद करेगी। ये सुनकर ग्लेन को काफी गुस्सा आता है और वो स्केडी पर लूला का फायदा उठाने का इल्जाम लगाता है। कुनाई उसे औकात में रहने को कहती है, पर ग्लेन उसे चुप करवाकर स्केडी से सीधा जवाब मांगता है। स्केडी बताती है कि लूला इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी और उसे इसका अच्छा पैसा मिलता है, पर एक डॉक्टर होने के नाते ग्लेन कहता है कि वो लूला को खतरे में नहीं डाल सकता। तभी लूला पानी से बाहर आती है और कहती है कि वो खुद अपने फैसले ले सकती है। वो बताती है कि स्केडी ने उसे खतरा होने पर तैरकर भागने की आज़ादी दी है, जिसके बाद ग्लेन पूरी तरह शांत हो जाता है और उनके मामले से दूर रहता है। इसके बाद लुलाला सबको बताती है कि वो दुश्मनों के ठिकाने के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, पर अचानक कुछ तीरंदाज एक पुल पर खड़े होकर उन पर तीरों की लगातार बारिश शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से कुनाई अपनी खतरनाक एबिलिटी का इस्तेमाल करके सबको नीचे झुकाती है और अपनी चमचमाती तलवार से आने वाले सभी तीरों को हवा में ही काट डालती है। भाइयों, कुनाई का ये ओवरपावर्ड अंदाज सच में काफी धमाकेदार था। अपने हाथ से कुछ और तीरों को रोकने के बाद तिसालिया पुल पर अचानक प्रकट होती है। वो बताती है कि वो क्लिनिक में अपनी सगाई की तारीख तय करने गई थी, पर वहां सब टूटा हुआ देखकर हमलावरों का पीछा करती हुई इस समंदर के किनारे तक पहुंच गई। जैसे ही वो अपना भाला तीरंदाजों की तरफ घुमाती है, एक गुंडा उस पर हमला करने दौड़ता है, पर तभी के और लोरना वहां आकर उस गुंडे की पेटी बना देते हैं। फिर वो सब मिलकर उन गुंडों का सिस्टम हैंग करने का फैसला करते हैं, जबकि स्कैडी की बोट आगे बढ़ती रहती है। पुल पर एक गुंडा तिसालिया को समझाने की कोशिश करता है कि दोनों भाड़े के सैनिक हैं, इसलिए वो उन्हें छोड़ दे। जब गुंडा कहता है कि इंसान और मॉन्स्टर्स कभी एक साथ नहीं रह सकते, तो तिसालिया गुस्से में पूछती है कि क्या शहर आने के बाद से वो अंधा हो गया था। वो समझाती है कि दोनों प्रजातियां शांति से रह रही हैं, पर गुंडा इस बात से इनकार करता है और तिसालिया पर अचानक हमला कर देता है। पर तिसालिया उसको अपने भाले से आराम से रोक लेती है, जिसे देखकर बाकी सब हक्के बक्के रह जाते हैं। इस दौरान बोट ठिकाने पर पहुंचती है और ग्लेन लुलाला को सुरक्षा के लिए भागने को कहता है। उनके ठिकाने में घुसते ही गुंडों का लीडर आकर कहता है कि उन्हें मौका मिलते ही भाग जाना चाहिए था। वो लीडर झूठी सफाई देता है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स के अंडे बेचने का व्यापार करते हैं। कुनाई जब उसके गुनाह गिनवाती है तो लीडर पूछता है कि बिना जंग के सैनिक अपना पेट कैसे पाले। कुनाई जवाब देती है कि शहर काउंसिल उन्हें अच्छे काम दिलवा सकती थी। कुनाई के मुजरिम दुलाते ही वो तलवार से हमला कर देता है। लड़ाई के बीच कुनाई सबको अंदर जाकर लड़कियों को बचाने को कहती है, पर लीडर हंसता है कि अंदर उसके खतरनाक आदमी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुनाई मुस्कुराकर जवाब देती है कि ताकत में उसकी मालकिन स्कैडी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अचानक स्कैडी, ग्लेन और साफी तेजी से अंदर घुसते हैं। एक गुंडा उन पर हमला करता है, पर स्कैडी फुर्ती से उसको दीवार पर दे मारती है और उसको बुरी तरह पैक कर दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक कमरा मिलता है जहां हार्पीज डर के मारे एक दूसरे से चिपकी बैठी होती हैं। ग्लेन उन्हें शांत करता है और खुद को डॉक्टर बताता है, जिससे सब काफी खुश होती हैं। ग्लेन ध्यान देता है कि उनके पंखों में तेल की कमी से पंख झड़ रहे हैं। तभी हार्पीज बताती हैं कि एली के पेट में भयानक दर्द है। ग्लेन तुरंत एली के मुंह पर कपड़ा बांधता है, जबकि साफी उसको अच्छे से ढक लेती है। चेकअप के बाद पता चलता है कि उसके अंदर एक अंडा फंसा हुआ है। ग्लेन जल्दी से साफी और स्कैडी को बाहर पहरा देने का आदेश देता है। जब ग्लेन अंडा बाहर निकाल रहा होता है तो गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं, पर साफी अपनी भारी पूंछ से सबका टिकट कट गया कर देती है। स्कैडी के साथ लड़ते हुए साफी उन पुराने राजों के बारे में सोचती है जो उसने छुपाए थे। असल में साफी का परिवार खुफिया हथियारों का था
और उसको ग्लेन के परिवार में इसलिए रखा गया था ताकि शांति समझौता फेल होने पर वो उन सबको मिटा सके। गुंडों को हराते वक्त साफी को एक जहरीला खंजर लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। भाइयों, एक छोटे से गुंडे ने इनका प्लॉट आर्मर तोड़ दिया। ये सीन काफी इलॉजिकल था। कुछ देर बाद होश आने पर साफी देखती है कि ग्लेन उसका ध्यान रख रहा है। वो पूछती है कि क्या उसने उसकी खतरनाक लड़ाई देखी। ग्लेन के हाँ बोलने पर साफी सच्चाई बताती है कि सदियों से उसका परिवार हथियारों का ही काम करता आया है। इस पर ग्लेन मुस्कुराता है और कहता है कि उसे ये बात हमेशा से पता थी। उसके पिता ने समझौता करने से पहले ही साफी की पूरी कुंडली निकाल ली थी। साफी ये सुनकर हैरान रह जाती है। ग्लेन उसको याद दिलाता है जब वो पहली बार बीमार पड़ी थी और बताता है कि एक नौकर ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। जब ग्लेन हमेशा उसके साथ रहने के लिए साफी को दिल से शुक्रिया कहता है तो वो एक्साइटेड होकर उसको एक्शन के लिए बिस्तर पर गिरा देती है, पर वो अचानक वापस बेहोश हो जाती है क्योंकि जहर का असर उसके जिस्म से पूरी तरह गया नहीं था। कुछ समय बाद ग्लेन और साफी एक पथरीले रास्ते पर बग्घी में बैठकर जा रहे होते हैं जिसे तिसालिया खुद आगे खींच रही होती है। साफी कहती है कि ये किसी चमत्कार जैसा है कि तिसालिया भी उसी हार्पी गांव की तरफ जा रही थी जहां डॉक्टर कथुलू ने उन्हें चेकअप के लिए भेजा था। ग्लेन मानता है कि उसने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी और वो एली के बारे में सोचता है। साफी कहती है कि एली दूसरी हार्पीज के साथ गांव चली गई, पर परिवार ना होने और पंख झड़ने से वो उड़ नहीं सकती। अचानक बग्घी रास्ते में फंसती है तो तिसालिया उसे खींचकर दिखाना चाहती है कि वही ग्लेन के लिए बेहतरीन पत्नी है। तभी पहाड़ से भयानक भूस्खलन होता है, पर के और लोरना मिलकर तिसालिया की जान बचा लेती है। ग्लेन चेक करके बताता है कि के की टांग में भारी मोच आई है। तभी हार्पी गांव के पहरेदार आकर के को हवा मार्ग से गांव ले जाते हैं। गांव का मुखिया स्वागत करता है। तिसालिया मुखिया से मिलने जाती है और बाकी सब के पास रुकते हैं। ग्लेन उसे आराम को कहता है। बाद में जब गांव वाले चेकअप के लिए लाइन लगाते हैं तो साफी उसकी बढ़ती लोकप्रियता पर ताना मारती है। ठिकाने से बचाई गई हार्पीज भी वहां आकर शुक्रिया करती है, पर एली शर्माने की वजह से बाहर नहीं आती। आखिर में जब बेचारा डॉक्टर ग्लेन बाहर जाता है तो वो लोरना को वहां अकेले नदी किनारे खड़ा देखता है। जब वो पूछता है कि वो वहां अकेले क्या कर रही है तो लोरना झूठी सफाई देती है कि वो वहां मालकिन टिसेलिया के साथ है। पर जैसे ही ग्लेन टिसेलिया के बारे में पूछता है तो लोरना अचानक हकबका जाती है और समझ जाती है कि वो गलती से अकेली रह गई है। वो तुरंत कहती है कि वो दोनों जरूर रास्ते में बिछड़ गए होंगे। इस अजीब और इलॉजिकल घटना के बाद लोरना जल्दी से बात बदलकर के बारे में पूछती है और ग्लेन बताता है कि उसकी हालत पहले से बेहतर है। ग्लेन भी उत्सुक होकर पूछता है कि उश्शरा के साथ क्या रिश्ता है। लोरना बताती है कि वो दोनों जंग के यतीम बच्चे हैं जिन्हें टिसेलिया के परिवार के नौकरों ने आश्रय दिया था और तब से ही वो टिसेलिया की सेवा कर रहे हैं। तभी अचानक वहां टिसेलिया आती है और गुस्से में पूछती है कि वो लोरना को हर जगह ढूंढ रही है और वो यहाँ क्या कर रही है। लोरना शांति से जवाब देती है कि वो ग्लेन से बस के की हालत के बारे में पूछ रही थी। उसके बाद वो उल्टा टिसेलिया से पूछ लेती है कि वो आखिर कैसे खो हुई थी। टिसेलिया थोड़ा चिढ़कर कहती है कि गलती उसकी थी क्योंकि साथ चलते चलते वो आगे निकल गई थी। उस रात टिसेलिया ग्लेन और साफी के साथ खाना खाते वक्त लोरना की लगातार भूलने वाली आदतों पर गुस्सा निकाल रही थी। वो बताती है कि गांव पहुंचने के बाद से लोरना ने कितनी बड़ी गलतियां की हैं और उसे ठीक से खाना भी नसीब नहीं हुआ। साफी के हाथ के खाने की तारीफ करते हुए वो पेट भरकर खाती है और थोड़ा और मांगती है। टिसेलिया आगे बताती है कि गांव के मुखिया से हुई बैठक में भी लोरना अजीबोगरीब बातें कर रही थी। तभी साफी पिछली मीटिंग के बारे में पूछती है। टिसेलिया बताती है कि उन्होंने एक हवाई समाचार और सामान भेजने का खास डिवीजन बनाने की बात की, जिसके लिए उन्हें काफी सारी हार्पीज को काम पर रखने की जरूरत पड़ेगी। साफी खुश होकर कहती है कि जल्दी वाली दवा और संदेश भेजने के लिए ये तो एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है। पर बाद में टिसेलिया को लोरना के इस बदले हुए अजीब बर्ताव की काफी फिक्र होने लगती है और वो ग्लेन से उसका चेकअप करने को कहती है। पर ग्लेन समझाता है कि लोरना का दिमाग इसलिए ठिकाने पर नहीं है क्योंकि वो के की चोट को लेकर परेशान है और जब तक के पूरी तरह ठीक नहीं होती उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पर टिसेलिया गुस्से में कहती है कि वो पागल हो जाएगी क्योंकि उसको इनकी मदद के बिना जीना नहीं आता। साफी आराम से उसको अपने काम खुद करने को बोलती है। पर अचानक जब टिसेलिया पुरानी अच्छी वाइन पेश करती है तो साफी तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और ग्लेन को मदद करने पर जोर डालती है। भाइयों, एक वाइन की बोतल के लिए दोस्ती भूल जाना काफी इलॉजिकल और ओवर ड्रामेटिक सीन था। ग्लेन हैरानी से सोचता है कि उसे क्या हो गया है, पर साफी वाइन का लालच नहीं छोड़ सकती थी। रात को ग्लेन सोचता है कि वो लोरना की बीमारी चेक करने के लिए कोई मेडिकल किताब भी नहीं लाया है। साफी ग्लेन के साथ मिलकर दिमाग लगाती है और बताती है कि लोरना असल में अंदर से बहुत नरम दिल की है और उसकी मदद करने का अजीब तरीका सुझाती है। अगले दिन सेशन के वक्त लोरना अकेले सोच रही होती है कि अब उसे अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी होगी क्योंकि अब सब उसी के भरोसे है। तभी ग्लेन आकर पूछता है कि क्या वो शांत महसूस कर रही हैं। लोरना की आंखों पर कसकर पट्टी बंदी होती है और वो जवाब देती है कि वो ठीक है और के से किया वादा याद रखती है। साफी मजाक बनाते हुए कहती है कि पट्टी का ट्रिक सच में काम आ गया। उसके बाद ग्लेन एक अजीब सा बंधन खोलता है और कहता है कि अगर पट्टी काम कर सकती है तो उसके बाकी ओवरपावर्ड तरीके भी असरदार साबित होंगे।
कुछ ही देर में वो उसे बुरी तरह से रस्सी से बांध देता है, जैसे कोई बंधक हो। और जब वो रस्सी टाइट करता है तो लॉर्ना को खुशी से आवाजें आती हैं। भाइयों, एक पेशेंट को बंधक बनाकर इलाज करना क्या कोई मजाक वाला सिस्टम है? ग्लेन परेशानी से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो लॉर्ना उससे और जोर से रस्सी कसने को कहती है। साफी हैरानी से ग्लेन से पूछती है कि वो आखिर कर क्या रहा है। ग्लेन झूठी सफाई देता है कि वो उसकी हड्डियां सीधी कर रहा है ताकि उसकी ढंग से बैठने और चलने की क्षमता बढ़ सके, क्योंकि ये सेंटोर्स में एक आम बात है। टिसेलिया लॉर्ना के मुंह से कपड़ा निकालकर पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रही है। लॉर्ना खुशी से कहती है कि अब उसको काफी सुकून मिला है और जैसे उसके छाती से भारी बोझ हट गया हो। साफी इस जादू जैसी टेक्निक पर हैरान होती है तो ग्लेन अहंकार से बताता है कि शायद लॉर्ना को रस्सी से बंधे रहना पसंद है। टिसेलिया खुश होकर शुक्रिया करती है और उस समय की याद दिलाती है जब उन्होंने उसके खुरों के बारे में ग्लेन से पूछा था। वो लॉर्ना को कसकर गले लगाकर उससे और के से प्यार करने की बात कहती है। साफी पूछती है कि क्या वो पूरे गांव में पट्टी बांधकर ऐसे ही घूमेगी, तो लॉर्ना हाँ बोलती है। बाद में जब ग्लेन के को चेक करता है तो वो हैरानी से बताती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि लॉर्ना को रस्सी वाला बंधन इतना पसंद होगा। लॉर्ना इस नई बीमारी ढूंढने के लिए उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती है। ये सुनते ही के उसे अपनी चोट ठीक करने का धन्यवाद करती है, पर ग्लेन उसे कोई तकल्लुफ ना करने को कहता है क्योंकि उसके पैसे टिसेलिया दे चुकी है। जब के कहती है कि ये सब काफी नहीं है तो लॉर्ना अचानक आकर ग्लेन के पीठ पर लेट जाती है और उसे धक्का देकर के तकिए तक पहुंचा देती है। वो बोलती है कि ये शुक्रिया अदा करने का उनका असली तरीका है। ग्लेन डर के कहता है कि टिसेलिया बुरा मान जाएगी, पर वो दोनों चालाकी से बोलती हैं कि वो सब मालकिन के लिए कर रही हैं, क्योंकि शादी के बाद वो उनकी भी मालकिन बनेगी। जैसे ही के उसके कमर पर हाथ लगाती है, ग्लेन घबराकर वहां से भाग निकलता है और दोनों कहती हैं कि वो बस मजाक कर रही थी और उसके मालिक बनने का बेसब्री से इंतजार करेंगी। कुछ दिनों बाद ग्लेन के की पट्टी खोलता है और साफी पूछती है कि क्या वो एली का चेकअप करके वापस शहर लौट सकते हैं, पर ग्लेन परेशान होकर बताता है कि वो चेकअप करवाने से बार बार मना कर रही है और सोचता है कि शायद उसने कुछ गलती की है। ये सुनकर टिसेलिया कहती है कि उसे इस बारे में कुछ खास बात करनी है। वो लोग घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और टिसेलिया बताती है कि एली ने शर्त रखी है कि वो चेकअप तभी करवाएगी जब टिसेलिया खुद उससे मिलने आएगी। जब ग्लेन पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं तो टिसेलिया मना कर देती है। कुछ देर चलने के बाद वो एक घर के बाहर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलने पर ग्लेन को अंदर हर तरफ टूटे हुए पंख बिखरे मिलते हैं। वो समझाता है कि उसने सुना था कि पंख झड़ने की वजह से वो अब उड़ नहीं पा रही है। एली उसे कड़वा जवाब देती है और टिसेलिया से सीधे बात करने को कहती है, पर ग्लेन समझाता है कि पहले चेकअप जरूरी है। एली तुरंत मान जाती है। जब वो उसके पंख चेक करता है तो समझ जाता है कि वो उड़ने में एक मास्टर थी। वो एक पंख छू लेता है जिससे एली बुरी तरह से चिल्लाती है और वो पूछता है कि क्या दर्द हो रहा है। ठीक उसके बाद वो अचानक उसकी बगलों को छू लेता है जिससे वो और जोर से चिल्लाने लगती है। ग्लेन जल्दी से अपने हाथ पीछे करके सफाई देता है कि वो अपने सही हाथों से उसका तापमान चेक कर रहा था। अचानक साफी उसके पूंछ से जकड़ती है और डांटती है कि उसे जवान लड़कियों के साथ ज्यादा नरम तरीके से पेश आना चाहिए। उसके बाद वो गुस्से में उसे दीवार पर पटक देती है, जिससे टिसेलिया परेशान होकर उसे शांत होने को कहती है। फिर एली दुखी होकर अपनी बीमारी के बारे में पूछती है। ग्लेन बताता है कि बस पुराने पंख झड़कर नए आने वाले हैं। वो दिलासा देता है कि अच्छा खाना और आराम करने से वो जल्द ही उड़ पाएगी, पर एली गुस्से में उसे झूठा और झोला छाप बुलाती है और बताती है कि वो तो पंख बदलने के बाद भी आराम से उड़ पाती थी, तो इस बार ऐसा क्यों? ग्लेन आराम से समझाता है कि इस बार उसके आम से काफी ज्यादा पंख झड़ चुके हैं। एली इस बात को मानने से इनकार करती है और जमीन पर जोर जोर से पैर पटककर गुस्सा दिखाती है। जब ग्लेन थोड़ा और समझाने की कोशिश करता है तो एली गुस्से में अपने तेज नाखूनों से उस पर हमला करने दौड़ पड़ती है, पर टिसेलिया बीच में आकर अपनी चमचमाती झाड़ू से उस भयानक हमले को हवा में ही रोक लेती है। इस असफल हमले के बाद एली रोते हुए वहां से गुस्से में बाहर चली जाती है। दोस्तों, टिसेलिया इस मामले को खुद सुलझाने का जिम्मेदारी लेती है और एली के पीछे नदी किनारे पहुंच जाती है। हैरानी से एली पूछती है कि वो अकेले आखिर क्यों आई, तो टिसेलिया शांति से याद दिलाती है कि एली ने ही तो उससे बात करने की खास मांग की थी। एली बताती है कि वो एरिना में ग्लैडिएटर्स को मुफ्त में लड़ते हुए देखने के लिए हमेशा आसमान से वहां जाया करती थी। वो जिद करती है कि उसे भी उनके जैसा एक खतरनाक ग्लैडिएटर बनना है। टिसेलिया बताती है कि एरिना में हर किसी का अच्छे से स्वागत होता है, पर सिर्फ सपने देखने से कामयाबी नहीं मिलती। टिसेलिया एक लकड़ी उठाती है और एली को अपनी सच्ची ताकत दिखाने की पूरी खुली चुनौती दे डालती है। एली अपने नाखूनों से भारी हमला करने की तैयारी करती है, जबकि टिसेलिया उसे सिखाने का फैसला करती है। उस दिन बाद में जब ग्लेन टिसेलिया का चेकअप कर रहा होता है तो पूछता है कि क्या उस छोटी सी एली को लड़ाई के बारे में सच में कुछ पता है। टिसेलिया जवाब देती है कि उसने सिर्फ धोखे वाली और कमजोर तकनीक का ही इस्तेमाल किया था, पर टिसेलिया ने अपनी भारी लकड़ी से उसको उसकी सही औकात याद दिला दी। ग्लेन ये सुनकर काफी घबराता है और सोचता है कि उसे अब इन सब का भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। टिसेलिया बताती है कि उसने तो बस एली को इसलिए सबक सिखाया था क्योंकि उसने बेचारे ग्लेन के बारे में उल्टा सीधा बोला था। सफी भी टिसेलिया का साथ देती है और कहती है कि वो एली को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देने के बारे में ही सोच रही थी। भाइयों, जरा सी बात पर सीधा पेटी पैक करने की सोचना सच में इन लड़कियों की अलग ही अजीब एबिलिटी है।
तिसालिया घबराकर सफी को रोकती है और ग्लेन समझाता है कि वो उसे ऐसे ही उसके हाल पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। तिसालिया बताती है कि उसने एली को ग्लैडिएटर बनने का ख्याल छोड़कर गांव में ही रहने की बड़ी सलाह दी थी, पर एली ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तिसालिया ये भी कहती है कि एली ग्लैडिएटर बनने के बाद भी परेशानियों से भागती ही रहेगी जब तक वो अपनी समस्या खुद सुलझाना नहीं सीखती। चेकअप पूरा होने के बाद तिसालिया एक भारी और बड़ा सा पंख निकालकर दिखाती है जो उसने स्पा के पास उठाया था ताकि ग्लेन अपनी जांच में इसका इस्तेमाल कर सके। ग्लेन कहता है कि अगले दिन वो एक खास खजाना ढूंढने वाला अजीब खेल खेलेगा। अगले दिन वो गांव घूमकर एली के बाकी पंखों को ढूंढते हैं। जांच करके ग्लेन ये पक्का करता है कि उसके पंख आम तरीके से बदल रहे हैं। तिसालिया को एली की कही हुई बात याद आती है और सफी वहां आकर थोड़ी जलन और चिढ़ दिखाती है। सफी तिसालिया को डांटती है और कहती है कि ग्लेन उसके बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकता, इसलिए वो उसको चैन से रहने दे। अचानक एक हार्पी वहां दौड़ती हुई आती है और उन्हें बुरी खबर देती है कि एली हर जगह से गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ एली उड़ते हुए आसमान से लड़कों को देखने के लिए अरीना पहुंचती है, ये सोचकर कि अब वो आसमान पर राज करेगी। पर उड़ते उड़ते उसे अचानक अपना जिस्म काफी अजीब महसूस होता है और वो पेड़ पर गिरती हुई गिर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि वो अब भी ठीक से लंबा नहीं उड़ सकती। जंगल के दूसरे हिस्से में बाकी सब एली को बार बार आवाज देकर पुकार रहे थे। तभी सफी अपनी स्पेशल आंखों की हीट देखने वाली तकनीक से एली को अंधेरे में एक ऊंचे पेड़ पर ढूंढ निकालती है। एली उन सब पर जोर से चिल्लाती है और वहां से दफा होने को कहती है क्योंकि वो जानती है कि वो कभी वापस उड़ नहीं सकती। तिसालिया भी नहीं मानती और एली को उन्हें बिना बताए डराने के लिए तुरंत माफी मांगने पर जोर डालती है। एली ऊपर से ही बेचारे ग्लेन पर चिल्लाती है और उसको दोबारा एक अनाड़ी डॉक्टर बुलाती है, पर ग्लेन इस बार तिसालिया को चुप करके कहता है कि उसकी जांच उस दिन गलत थी। ये सुनकर एली और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब उसे बिल्कुल परवाह नहीं कि उसके जिस्म के साथ क्या बुरा होता है। पर तभी ग्लेन उसके जमा किए हुए सारे पंख उसके सामने ला देता है, जिससे एली को और बुरी तरह गुस्सा आता है। ग्लेन पंख बिना पूछे उठाने के लिए सॉरी बोलता है और आखिरकार ये बढ़िया खबर सुनाता है कि अब उसे समझ आ गया है कि वो उड़ आखिर क्यों नहीं पा रही थी। वो आगे दिलचस्प खुलासा करता है कि अब एली बड़े होने की आयु में पहुंच चुकी है और उसके असली ताकतवर पंख अब निकल रहे हैं। वो बताता है कि उसके नए पंख दूसरी हार्पीस से पूरी तरह अलग होंगे क्योंकि उसकी नसों में एक महान फीनिक्स का सिस्टम दौड़ रहा है। ये बात सुनकर एली को बड़ा जोर का झटका लगता है, पर ग्लेन उसे दिलासा देता है कि वो एक दिन बहुत शानदार और आग जैसे लाल पंखों के साथ उड़ान भरेगी। कुछ दिन बाद एली अपने फूल जैसे नए और खूबसूरत पंखों को खुशी से ग्लेन को दिखाती है और घूमकर दिखाती है। तिसालिया वहां आकर उसके पहनावे पर टोकने रखती है, पर एली सिर्फ अपने चमकदार पंख सबको दिखाने में ही काफी बिजी रहती है। ग्लेन उससे पूछता है कि जब वो पहली बार जांच कर रहा था तो उसने इतना अजीब नखरेबाज बर्ताव क्यों किया। एली शर्म से बताती है कि क्योंकि उसने अपना अंडा ग्लेन के सामने दिया था। ये बोलकर एली वहां से तेजी से भाग निकलती है। तभी सफी आती है और ग्लेन उसको बताता है कि गांव का सबसे बड़ा मुखिया भी एली के नए पंख देखकर पूरी तरह दंग रह गया था। कुछ वक्त बाद ग्लेन और सफी शहर वापस लौटने की जोरों शोरों से तैयारी करने लगते हैं, इससे पहले कि वहां भारी बर्फ गिरना शुरू हो जाए। अचानक एली बुरा हाल लिए हुए और पूरे जिस्म पर अजीब चिपचिपा और गाढ़ा पदार्थ लगाए हुए दरवाजा तोड़कर उनके पास आती है। सफी थोड़ा घिन करते हुए पूछती है कि ये गंदगी आखिर क्या है। एली रोते हुए बताती है कि वो उड़ते उड़ते जंगल में अचानक इस भयानक चीज से जा टकराई थी जिसका स्वाद पूरी तरह घटिया है। ग्लेन थोड़ा चेक करता है और बोलता है कि ये अराकने की फैलाई हुई गंदी मकड़ी की जाल का हिस्सा है। वो समझाता है कि ये खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका आधा जिस्म मकड़ी जैसा होता है, पर गर्म पानी से इसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। एली खिड़की से बाहर कूदती है, पर तुरंत अंदर झांककर ग्लेन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ गर्म पानी में आना पसंद करेगा। ये सुनकर सफी आग बबूला हो जाती है और ग्लेन को मुस्कुराता देख उसे बुरी तरह डांटती है। ग्लेन अपनी गलती की सफाई देने की कोशिश करता है और खुशी से कहता है कि कम से कम मरीज ठीक हो गया है, पर बाकी सारी हार्पीज लगातार वही चिपचिपी गंदगी अपने आप पर लगवाकर आने लगती हैं, जिससे तंग आकर ग्लेन फैसला लेता है कि अब मामले की जड़ तक जाकर उस अराकने का पता लगाना ही होगा। ग्लेन सफी के साथ जंगल निकलता है और काफी खोज के बाद उन्हें उस अराकने का ठिकाना मिल जाता है। चलते चलते ग्लेन को याद आता है कि सफी के कपड़े भी तो किसी अराकने ने ही काफी अच्छे तरीके से बनाए हैं। सफी गर्व से हाँ बोलती है। ग्लेन अराकने की अच्छी तारीफ ही कर रहा होता है तो उसकी दोस्त सफी उसे काफी चेतावनी देती है कि वो ध्यान रखे क्योंकि मकड़ियों की जैसी आधी अराकने जाल बिछाने में सबसे ज्यादा माहिर होती हैं। ग्लेन गर्व के साथ सफाई देता है कि वो इतना बेवकूफ बिल्कुल नहीं है कि वो उनके बनाए हुए सस्ते जाल में आसानी से फंस जाए, पर अगली ही सेकंड वो अचानक एक मोटी रस्सी से उल्टा लटक जाता है और सफी हंसती हुई कहती है कि अब शिकारी को इसका पता लग गया होगा। भाइयों, खुद को चतुर समझने वाला इंसान आखिर ऐसे छोटे जाल में कैसे फंस जाता है? ये किस अजीब सिस्टम का हिस्सा था? तभी पेड़ के ऊपर से अचानक एक आधी मकड़ी और आधी लड़की जैसी दिखने वाली अराकने नीचे कूदती है और वो कोई और नहीं बल्कि अरानिया ही होती है। सफी को इतनी गहराई वाली पहाड़ियों में देखकर अरानिया हैरान हो जाती है और सफी उससे समझाती है कि वो और ग्लेन इस गांव की थोड़ी मदद करने आए हैं। हैरानी में अरानिया बताती है कि वो सफी की सबसे अच्छी सहेली है और जब सफी ने उससे अपने कपड़े बनवाने शुरू किए थे तब से उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। जब सफी आगे बताती है कि अरानिया मॉन्स्टर्स के कपड़े बनाने वाली एक काफी मशहूर कंपनी की मुखिया डिजाइनर है
तो ग्लेन खुद का परिचय देकर पूछता है कि वो इस सुनसान जंगल में आखिर क्या कर रही है। अरानिया कहती है कि उसने सुना था कि इन पहाड़ियों में फीनिक्स के खतरनाक पंखों वाली एक असाधारण हार्पी मौजूद है। ये सुनकर ग्लेन आश्चर्य करता है कि ये खबर इतनी जल्दी कैसे फैली। अरानिया खुशी से बताती है कि वो उस जादू वाले फीनिक्स से नई प्रेरणा लेना चाहती है, जिसके आकर्षक पंख फड़फड़ाने पर हर बार अलग अलग रंग बदलते हैं, और वो इन्हीं खास पंखों को अपने अगले बेहतरीन डिजाइन में इस्तेमाल करना चाहती है। जब वो कहती है कि इसी वजह से वो पूरे जंगल में जाल बिछा रही थी, तो ग्लेन तुरंत खुलासा करता है कि वो खास हार्पी, जिसका नाम एली है, यहाँ इन अकेले पहाड़ों में नहीं बल्कि गांव के बिल्कुल बीचों बीच रहती है। कुछ देर बाद वो सब गांव पहुंचते हैं और एली को एक आम छत पर अकेले शांति से बैठे हुए देखते हैं। अचानक अरानिया खुशी के मारे पागल होकर छत पर कूद जाती है और एली को जोड़ने के लिए उसकी तरफ तेजी से भागती है, जिससे बेचारी एली बुरी तरह घबरा जाती है। एली गुस्से में उसको दूर हटने को कहती है, पर अरानिया बार बार मिन्नतें करने लगती है। दूसरी तरफ अंधेरे जंगल में तिसालिया शांति से अपने भाले की ट्रेनिंग कर रही होती है, जब ही एली हवा में उड़ती हुई वहां से गुजर आती है और अरानिया उसके पीछे भागती हुई अपनी सारी चिपचिपी मकड़ी की जाल तिसालिया पर फेंक डालती है। गांव लौटकर सफी ग्लेन को बताती है कि उसने अरानिया से वादा ले लिया है कि वो और इस तरह परेशान करने वाली जालें जंगल में नहीं बिछाएगी। पर तभी तिसालिया पूरी तरह जालों से लिपटी हुई गुस्से में वहां आकर दाड़ती है और पूछती है कि इस भयानक मामले में आखिर क्या किया जा रहा है। जब तिसालिया जोर से भड़क रही होती है, सफी मुस्कुराती हुई उसको अपनी आम सहेली बोलकर बचने की कोशिश करती है, पर तिसालिया चिढ़कर सफी को दोस्त तोड़ने की सलाह देती है और डांटती है कि उन्होंने ऐसी खतरनाक और बेअक्ल लड़की को गांव में खुला क्यों छोड़ दिया है। सफी शांति से समझाती है कि भले ही अरानिया ज्यादा एक्साइटेड होने पर थोड़ा अपना आप खो बैठती है, पर वो अंदर से बिल्कुल खतरनाक नहीं है। ये सुनकर तिसालिया कहती है कि उसका एक स्त्री वाला अंतर्ज्ञान उसे ये पक्का बताता है कि अरानिया किसी पर भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं है। पर ग्लेन बीच में कूदकर समझाता है कि वो सिर्फ अपने अगले नए कपड़े बनाने के डिजाइन के लिए एली के पंखों की जांच कर रही थी। सफी तिसालिया की तारीफ करते हुए कहती है कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक तिसालिया वहां शहर की आधी ताकत बनकर खड़ी है, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब सफी तैरती हुई वहां से निकल जाती है, तिसालिया धीरे से ग्लेन को बताती है कि वो अब तक की लगातार मेहनत से सच में थक चुकी है, क्योंकि वो शुरू से ही ग्लेन को प्रभावित करने में दिन रात एक कर रही थी। हैरान होकर ग्लेन मानता है कि उसको ये सब अब तक बिल्कुल पता नहीं था, तो तिसालिया उसको डॉक्टर होने के बाद भी बड़ा बेवकूफ बुलाती है। दोस्तों, उस रात ग्लेन सफी के पास एक शानदार गर्मा-गर्म चाय का प्याला लाता है और उसे आराम करने के लिए गर्म पानी के आकर्षक झरने तक जाने की काफी सलाह देता है। जब वो कहता है कि इसे एक खास उपहार की तरह समझो, तो सफी तुरंत मान जाती है। बाद में जब सफी सुकून से आराम कर रही होती है, अरानिया सीधा क्लिनिक जा पहुंचती है और सफी के बारे में थोड़ी पूछताछ करती है। ग्लेन जवाब देता है कि वो क्लिनिक पर बिल्कुल नहीं है और उसकी आने की वजह भी पूछता है। अरानिया अचानक नाटक करके कहती है कि वो बुरी तरह बीमार है, पर जब ग्लेन चेकअप करता है तो समझ जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी वो ध्यान देता है कि अरानिया उसको लगातार और अजीब तरीके से घूर रही है। अरानिया मुस्कुराती हुई सफाई देती है कि सफी हमेशा उसके बेहतरीन डॉक्टर वाले कामों के काफी गुणगान करती रहती है। उसके बाद वो कहती है कि वो बाहर जा रही है और ग्लेन को साथ आने का जोर डालती है। जंगल में काफी लंबा चलने के बाद ग्लेन थककर पूछता है कि वो दोनों आखिर कहाँ जा रहे हैं, पर जब अरानिया बात को गोलमाल घुमाकर जवाब देती है तो ग्लेन तुरंत पीछे मुड़ने का तय करता है। अरानिया लगातार घने जंगल के और गहरे हिस्सों में घुसती चली जाती है। जब ग्लेन थककर वापस मुड़ता है तो अचानक वो अरानिया की बचाई हुई एक और घटिया जाल में फंस जाता है और उलटकर हवा में टंग जाता है। तभी अरानिया अचानक चालाकी से अपने खतरनाक सिजर्स निकालती है और उसको परेशान करने के आसपास घूमने लगती है। तब ग्लेन को आखिरकार एहसास होता है कि वो सच में पूरी तरह बीमार होने का नाटक ही कर रही थी। अरानिया साफ शब्दों में बताती है कि वो औरतों में होने वाली कोमिटिस नाम की जलन की बीमारी से पीड़ित है और जो प्यारा एहसास सफी करती है वो भी वैसा कुछ खुद महसूस करना चाहती थी। ग्लेन जल्दी से समझाता है कि वो दोनों सिर्फ आम काम करने वाले सहयोगी हैं, पर अरानिया इन सबको पूरी तरह झुटलाकर आगे बढ़कर उससे जबरदस्ती चूमने की असफल कोशिश करने लगती है। खुशकिस्मती से तिसालिया वहां पहुंचकर उस पर हमला करती है और ग्लेन को जाल से छुड़ाकर बचा लेती है, जिससे अरानिया आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि उसने इन मकड़ी वाले अजीब जालों को आखिर कैसे पार किया। तिसालिया शान से कहती है कि उसने अपनी एक भारी तलवार से सारे जालों को रास्ते में ही पूरी तरह काट डालकर कचरा बना दिया था और साथ ही वो ये भी जानती थी कि अरानिया बेचारे ग्लेन पर हमला करके उसका टिकट काट गया करना चाहती थी। अचानक तिसालिया पीछे से गुस्से में कहती है कि वो उसको अपने इस घटिया प्लान में कामयाब नहीं होने देगी। जब अरानिया उसको बीच में दखल अंदाजी करने से रोकती है तो तिसालिया चिल्लाकर बताती है कि ग्लेन उसको खुश करके उसके बड़े और अहम परिवार वाले साम्राज्य को संभालने के लिए तैयार हो रहा है। अरानिया ये सुनकर चिल्लाती है कि दोनों औरतों में आखिर कोई खास फर्क नहीं है, पर तिसालिया गुस्से में भड़ककर इनकार करती है और गर्व से खुद को ग्लेन के सच्चे प्यार का हकदार बताती है। अरानिया उल्टा उस पर दोष लगाती है कि वो ग्लेन को सिर्फ अपने मतलबी कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे वो उसके बराबर ही बुरी इंसान हुई। तिसालिया को ये बात और ज्यादा गुस्सा दिला देती है और वो उसका आखिरी टिकट काट गया करने के लिए उस पर तेजी से लपकती है, पर अरानिया आराम से अपने जाल से चिपककर पेड़ पर लटक जाती है। तिसालिया पागलों की तरह गुस्से में सब कुछ तोड़ती हुई ये साबित करना चाहती है कि वो दोनों एक जैसी बिल्कुल नहीं है। भाइयों, इस छोटी सी बचकानी लड़ाई में एकदम ओवर पावर्ड हो जाना सच में इनकी पागलपन वाली कहानी का एक अनोखा हिस्सा लगता है। जैसे ही दोनों औरतें अपना क्रोध सब पर निकालने वाली होती हैं, सफी अचानक अपनी तगड़ी पूंछ से ग्लेन को पकड़कर कसकर अंदर खींच लेती है और उन दोनों दुश्मनों को शांति से समझाती है कि वो अकेले ऐसे एक
इंसान के लिए अपनी और लड़ाइयां आगे ना बढ़ाएं। उस रात जब दोनों अकेले शराब पी रहे होते हैं तो ग्लेन घबराकर पूछता है, क्या सफी को सच में अंदाजा था कि अरानिया कुछ तगड़ी चाल चलने की साजिश कर रही है? सफी शांति से उत्तर देती है कि उसे पहले से इस बात की भनक लग चुकी थी। इसके बाद सफी अहंकार और प्यार से ग्लेन के सामने अपनी सच्ची मोहब्बत का जिक्र करती है, पर तभी दूसरी राइवल लड़कियों के उस पर हक जताने वाली बातों को याद करके ग्लेन के गले में घूंट लग जाता है। जवाब में वो बताता है कि उसे भविष्य के इस नए हिस्से के बारे में ठीक से कुछ नहीं पता, पर दिल से सफी को एहसास दिलाता है कि वो दुनिया में सफी के अलावा किसी और लड़की के साथ ये खास पल बिताना कभी नहीं पसंद करेगा। अचानक पूरा गांव एक अजीब और खतरनाक कंपन से हिल जाता है, जिससे सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। जब वो बाहर घबराए हुए पहुंचते हैं तो गांव के बड़े और बुद्धिमान मुखिया बताते हैं कि उनके एक पुराने इतिहास वाले विशाल राक्षस के बारे में लगातार बातें चलती रहती हैं, जो इंसानों और मॉन्स्टर्स दोनों का बुरी तरह सिस्टम हैंग कर दिया करते हैं, जब इंसान उन्हें बलि देने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं। गांव की सीमा पर इकट्ठा होकर मुखिया परेशानी में सूचित करता है कि कुछ जासूसों ने बताया है कि एक विशाल प्राकृतिक देवी राक्षस गांव के ठीक नजदीक आ चुकी है। जब पूरी जनता पूरी तरह असहाय महसूस कर रही होती है तो तिसालिया बेखौफ होकर सामने आती है और सभी को बिल्कुल शांत रहने की कड़ी चेतावनी देती है। वो तुरंत हुक्म देती है कि एली लिंडवर्म तक उड़कर शहर की हेड स्केडा को पूरी खबर सुना दे और जो लोग उड़ सकते हैं उनको वहां पहुंचने की तैयारी की जाए। उसके बाद वो के और लॉर्ना को बग्घी निकालने की सख्त तैयारी करने को कहती है और अरानिया को सभी जनता की जरूरी चीजों को अपनी जाल से बनाकर एक जगह सेफ रखने के लिए डांटती है। ग्लेन को वो ध्यान रखने को बोलती है कि जो बीमार हार्पीज उड़ नहीं सकती उनका भला हो, क्योंकि बग्घी में ज्यादा लोगों की जगह बिल्कुल नहीं थी, इसलिए बचे हुए कुछ को अपने पैरों पर ही पहाड़ का रास्ता तय करके नीचे उतरना होगा। सब अपने कामों में व्यस्त थे और ग्लेन जल्दीबाजी में अपना आखिरी मरीज पकड़ रहा था। घबराई हुई सफी वहां पहुंचकर बताती है कि अब जल्दी से अपना सामान भी पैक कर लो। सामान ठीक से रखते वक्त गांव में फिर से झटके आते हैं और दवाओं की पूरी बोतलें नीचे गिरने लगती हैं, पर सफी चालाकी से सबको अपनी पूंछ पर उठा लेती है और ग्लेन को विशाल गॉड से भिड़ने से बचने की तैयारी की बात जोर से कहती है। जब सब गांव छोड़कर भाग रहे थे, ग्लेन घबराकर पूछता है कि क्या किसी ने तिसालिया को वहां मुड़कर देखा? सफी आसानी से हाँ की जगह ना बोलती है। दूसरी तरफ तिसालिया जंगल में डर रही होती है और सोचती है कि काश उसने इन प्लान्स के बारे में ग्लेन से ठीक से चर्चा की होती। वो अकेले तय करती है कि अगर वो बच निकली तो सीधे ग्लेन के सामने अपने सच्चे प्यार का दावा करेगी। जैसे ही वो पागलपन की भरी बातों पर हंसती है, सफी वहां आकर अपनी दुम से उसके मुंह पर जोर का तमाचा मार देती है। तिसालिया तुरंत अपने लंबे भाले से उस भारी पूंछ को रोकती है और गुस्से में पूछती है कि वो आखिर यहाँ क्या कर रही है। सफेंटाइट ताना मारते हुए पूछती है कि क्या वो इस विशाल भगवान को अकेले ही रोकने की बेवकूफी भरी कोशिश कर रही है। तिसालिया गर्व से जवाब देती है कि एक नेता होने के नाते ये सिर्फ उसका फर्ज है, पर सफेंटाइट उसको आईना दिखाती है और कहती है कि उसके कान डर के मारे बुरी तरह कांप रहे हैं। तिसालिया इस बात को अनसुना कर देती है और कहती है कि उसने पूरी तरह अपना मन बना लिया है। तभी वहां ग्लेन टपक पड़ता है और कहता है कि एक काबिल डॉक्टर होने के नाते वो तिसालिया को ऐसे अकेले अपनी जान जोखिम में डालते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। तिसालिया परेशान होकर कहती है कि वो उसको इस काम से रोक नहीं सकते, क्योंकि उस विशाल भगवान को रोकना जरूरी है। जब ग्लेन और सफेंटाइट कहते हैं कि वो भी उसकी मदद करेंगे तो तिसालिया डरकर कहती है कि वो सब कुछ ले जा सकते हैं और सफेंटाइट को आदेश देती है कि वो ग्लेन को लेकर नीचे चली जाए। पर ग्लेन बीच में आकर उन्हें रोकता है और वादा करता है कि वो उस भगवान को गांव आने से मना लेगा। जैसे ही वो मिलकर लड़ने का तय करते हैं, इलाका फिर से हिलने लगता है और वो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद जंगल में उनका सामना उस विशाल लड़की से होता है जिसका नाम डायोन था। ग्लेन आगे बढ़ता है और डायोन से कहता है कि वो शांति से बात करना चाहता है। ये सुनकर डायोन रुक जाती है। ग्लेन समझाता है कि गांव वाले डरे हुए हैं और पूछता है कि क्या उन्होंने गलती से उसको परेशान किया था। तभी अचानक डायोन जोर से चींखती है, जिसके तूफान से बेचारा ग्लेन हवा में उड़ जाता है, पर सफेंटाइट फुर्ती से उसे पकड़ लेती है। भाइयों, एक चींख से इंसान का उड़ जाना कैसा अजीब सिस्टम है। डायोन तुरंत माफी मांगती है और बताती है कि उसने सुना था कि गांव में एक काबिल डॉक्टर आया हुआ है। दूसरी तरफ लिंडवर्म में कुनाई हार्पी इली की बातों पर शक करती है कि एक विशाल भगवान उसके गांव में घुस आया है। तभी स्कादी शांति से बताती है कि पहाड़ों में रहने वाली वो विशाल देवी किसी की पिट्टी बनाने की नहीं आएगी। वापस गांव में ग्लेन लकड़ी के ढांचे पर खड़ा होकर डायोन का इलाज शुरू करता है। जब वो डायोन को मुंह खोलने के लिए कहता है तो उसे अंदर एक भयानक अंधेरा नजर आता है। वो घबराकर पीछे हट जाता है क्योंकि डायोन उसे जिंदा निगल सकती है। सफेंटाइट ग्लेन को ध्यान रखने को बोलती है। चेकअप पूरा करने के बाद ग्लेन डायोन को बताता है कि उसे सर्दी और बुखार है और पूछता है कि बीमार जैसा कब से महसूस हो रहा था। डायोन मासूमियत से जवाब देती है कि लगभग 10 साल से। ये सुनकर ग्लेन हैरान रह जाता है और ध्यान देता है कि 10 साल पहले ही लिंडवर्म एक बड़ा शहर बना था। डायोन हाँ बोलती है और कहती है कि ये वही वक्त था जब स्काडी मिलने आई थी। इसके बाद ग्लेन दवाइयां बनाता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर पड़ता है। खुशकिस्मती से वो डायोन के 2 विशाल मुलायम पर्वतों पर आसानी से गिरता है और उसको चोट नहीं लगती। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, वो उन विशाल तरबूजों के बीच फिसलने लगता है, पर डायोन अपने हाथों से उसे उठा लेती है। पर फिर से वो नीचे गिरता है और उस दरिया में डूब जाता है। यहाँ इनका ये क्रिंज नज़ारा काफी अजीब था। डायोन तैयार की गई तंबू जितनी बड़ी दवाई पी लेती है। इली पूछती है कि वो कहाँ घूमती रहती है।
डायोन बताती है कि वो पहाड़ की चोटी पर रहती है। हार्पीज ध्यान दिलाती हैं कि इतने बड़े पहाड़ से नीचे आने में लंबा वक्त लगा होगा और गांव डर गया था। डायोन शर्माती हुई माफी मांगती है और बताती है कि वो किसी जानवर का टिकट काट गया नहीं करना चाहती थी। सफेंटाइट ग्लेन से पूछती है कि क्या इन जड़ी बूटियों का रस डायोन पर असर करेगा। ग्लेन हाँ में जवाब देता है। तभी मुखिया आता है और हैरानी से कहता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि उनकी देवी इतनी शांत होगी। ग्लेन पूछता है कि क्या वो पुरानी कहानी झूठी थी। मुखिया शर्मिंदा होकर मानता है। ग्लेन सुझाव देता है कि डायोन के लिए बड़े कपड़े ढूंढने चाहिए ताकि उसको दोबारा सर्दी ना हो। गांव लौटकर सफेंटाइट अरण्या को लाती है। अरण्या इतनी विशाल डायोन के लिए कपड़े बनाने की बात सुनकर घबरा जाती है। वो परेशान होकर कहती है कि उसके पास बस एक टोपी और छोटा एप्रन बनाने का सामान है। अचानक काफी सारी हार्पीज डायोन के लिए कपड़े का भारी सामान लेकर पहुंच जाती हैं। अरण्या तुरंत काम पर लग जाती है, जबकि के और लॉर्ना डायोन के बालों को ठीक करती हैं। कुछ वक्त बाद डायोन नए कपड़े पहनकर काफी खुश होती है। ग्लेन उसको वापस जाने से पहले गांव में ठीक होने की सलाह देता है। कुछ दिनों बाद इली उड़ते हुए ग्लेन की खिड़की पर आती है और बताती है कि सेंट्रल काउंसिल से खास चिट्ठी आई है। ग्लेन हैरान होकर पूछता है कि चिट्ठी वो क्यों ला रही है। असल में इली ने अब तिसालिया के परिवार की ट्रांसपोर्ट कंपनी में संदेशवाहक के तौर पर काम शुरू कर दिया था। बाद में ग्लेन शहर में तिसालिया के साथ डेट पर जाता है और बताता है कि इली का नया स्काई मैसेंजर वाला काम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो तिसालिया को कहता है कि वो डेट पर जितना चाहे खा सकती है क्योंकि सारा खर्चा वही देगा। तिसालिया ये सुनकर काफी खुश होती है। ग्लेन उसकी तारीफ करता है कि उसने डायोन के सामने बहादुरी दिखाई थी। जब तिसालिया शर्माती है तो पीछे छुपी सफेंटाइट बोल पड़ती है कि वो बुरी तरह शर्मा रही है। तिसालिया गुस्से में सफेंटाइट को टोकते हुए कहती है कि उसको सिर्फ दूर से डेट देखने की इजाजत थी। सफेंटाइट ताना मारती है कि उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्लेन उसके जाल में न फंस जाए। तिसालिया हंसकर सफेंटाइट को हार मान लेने को कहती है, पर वो ढीठ होकर बोलती है कि वो नहीं हारेगी। अगले दिन ग्लेन और सफेंटाइट वाटरवेज के पास स्कार्डी और कुनाई से मिलते हैं। वो दोनों स्कार्डी को शहर में एक नए समारोह में बुलाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तभी ग्लेन की नजर जलपरी लुलाला पर पड़ती है, पर उसके साथ अरण्या को देखकर वो हैरान रह जाता है। स्कार्डी समझाती है कि अरण्या उधर कपड़ों की आखिरी जांच कर रही है। कुनाई गर्व से बताती है कि स्कार्डी ग्लेन के इलाजों से काफी खुश है। जब ग्लेन धन्यवाद करता है तभी स्कार्डी की भारी पूंछ उसको अजीब तरीके से खींचती है। इसके बाद जब स्कार्डी बड़े स्टेज पर भाषण दे रही होती है, वो अचानक बेहोश होकर स्टेज पर बुरी तरह गिर पड़ती है। ये नजारा देखकर कुनाई परेशान हो जाती है। बाद में सफेंटाइट और ग्लेन अपनी नेंटर क्रैकन डॉक्टर कथुली से अस्पताल में मिलने जाते हैं। जैसे ही वो कथुली के दफ्तर में कदम रखते हैं, कथुली अपने लिपटने वाले टेंटिकल से ग्लेन को कसकर पकड़ देती है। सफेंटाइट तुरंत गुस्से में कथुली के उन चिपचिपे हाथों को पकड़ती है और अपने गंदे हाथों को ग्लेन से दूर रखने को डांटती है। कथुली गंभीर होती है और उस दिन स्कार्डी को स्टेज पर संभालने के लिए शुक्रिया अदा करती है। ग्लेन चिंता में स्कार्डी की बीमारी के बारे में पूछता है। कथुली दुख से समझाती है कि वो खतरनाक और दुर्लभ बीमारी स्कार्डी के पूरे जिस्म में बुरी तरह फैल चुकी है। वो बताती है कि स्कार्डी का दिल भी प्रभावित हो चुका है और ड्रैगन्स का ठीक से इलाज करना मुश्किल होता है। अचानक कथुली परेशानी में अपना टेंटिकल दांतों से काट लेती है और डरते हुए कहती है कि स्कार्डी की हालत ठीक करना नामुमकिन जैसा हो गया है। कथुली उम्मीद के साथ कहती है कि लगातार आराम करने और अच्छा खाना खाने से स्कार्डी होश में जरूर आ जाएगी, पर वो ध्यान दिलाती है कि हमें स्कार्डी को हमेशा के लिए बचाने और पूरी तरह ठीक करने के लिए इस खतरनाक बीमारी की एकदम जड़ तक हर हाल में जाना ही होगा, वरना उसका पूरी तरह सिस्टम हैंग कर दिया जाएगा। बेचारा डॉक्टर ग्लेन अपनी मेंटोर कथुली से स्कार्डी की बीमारी की वजह पूछता है। जवाब में कथुली उन्हें वापस क्लिनिक जाने की सलाह देती है क्योंकि स्कार्डी खुद ठीक होने का इरादा नहीं रखती। सैफी हैरान होकर इस बात का असली मतलब पूछती है तो कथुली बताती है कि स्कार्डी इलाज बिल्कुल नहीं चाहती। क्लिनिक में कुनाई अपने हाथ पर टांके लगवाती है और इस बात पर मुहर लगाती है कि स्कार्डी इलाज नहीं चाहती। कुनाई रोते हुए गुस्से में कहती है कि इस पागलपन वाले फैसले को किसी हाल में मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, पर ग्लेन समझाता है कि कथुली जैसी बड़ी डॉक्टर ऐसे मरीज का इलाज नहीं करेगी जो खुद इससे इनकार करे। कुनाई जज्बाती होकर दरख्वास्त करती है कि वो स्कार्डी का इलाज करे, चाहे इसके लिए उसे उसके खिलाफ जाना पड़े। एक समझदार डॉक्टर होने के नाते ग्लेन शांति से जवाब देता है कि नतीजे पर पहुंचने से पहले लंबा चेकअप जरूरी है। उसी दिन कुनाई चुपके से ग्लेन और सैफी को स्कार्डी के दरवाजे तक ले जाती है ताकि वो अचानक चेकअप करे। दरवाजे पर कुनाई चेतावनी देती है कि अंदर सिर्फ ग्लेन जाएगा और कोई अजीब घटना घटी तो वो कूद पड़ेगी। ग्लेन अकेला कमरे में जाता है, जबकि दोनों लड़कियां बाहर दरवाजे पर अपने कान लगाकर पूरी जासूसी शुरू करने लगती हैं। अंदर ग्लेन देखता है कि स्कार्डी खिड़की से बाहर देख रही है और वो उसको आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है। वो हैरानी से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो ग्लेन बताता है कि कुनाई ने भेजा है। स्कार्डी खुद को कोसती है और मानती है कि उसने बेचारी कुनाई को इतनी ज्यादा भयानक चिंता में डाल दिया। स्कार्डी इजाजत देती है, पर कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि ग्लेन उसकी इस जानलेवा बीमारी ठीक नहीं करेगा। जैसे ही स्कार्डी कपड़े ढीले करती है, ग्लेन उसकी छाती में एक और धड़कते हुए दिल को देखकर पूरी हैरान होता है। स्कार्डी समझाती है कि ये असली दिल नहीं बल्कि एक खतरनाक ट्यूमर है जो पूरे जिस्म पर अपना कब्जा जमा रहा है।
स्काडी मानती है कि अगर वो कोई आम मॉन्स्टर होती तो अब तक उसकी पेटी बना दी गई होती बिना शक के। वो बताती है कि ड्रैगन्स का धरती पर होना एक गलती है और जहरीले वातावरण ने असली आकार बदल दिया था। स्काडी बताती है कि पुराने युद्ध में काफी लोगों को पैक कर दिया गया था और यही इस बीमारी की असली वजह है। पर ग्लेन इस धारणा से इनकार करता है और सोचता है कि इस खतरनाक ट्यूमर की असली जड़ तक पहुंचा जा सकता है। चेकअप के दौरान जैसे ही वो उसके जिस्म को छूता है, स्काडी अजीब आवाजें निकालते हुए पीछे हटकर गुदगुदी होने का कहती है। ग्लेन परेशानी में सोचता है कि सर्जरी के बाद ऐसी नाजुक चमड़ी पर ठीक से टांके लगाना काफी मुश्किल होने वाला है। जब ग्लेन उसकी भारी पूंछ चेक करता है तो स्काडी घबरा जाती है, पर मानती है कि पूंछ में जिस्म का पोषण है। स्काडी शर्माते हुए बताती है कि उसकी पूंछ नाजुक है, जिसके लिए ग्लेन माफी मांगता है, पर पंखों का भी चेकअप करता है। पंखों को छूते ही स्काडी काफी अजीब और ऊंची खुशी वाली आवाजें निकालने लगती है, जो कि एकदम क्रिंज वाली हरकत थी। अचानक स्काडी जोर जोर से रोने लगती है और उसकी ये रोने की आवाज सुनकर बाहर खड़ी कुनाई अपना आपा खो देती है। कुनाई तुरंत अंदर घुसती है और मालकिन स्काडी को आधे कपड़ों में रोते हुए देखकर उसको सच में काफी भारी झटका लगता है। ठीक उसी वक्त पीछे से सैफी अंदर आती है और चिढ़ते हुए ग्लेन से लंबा समय लगने की असली वजह के बारे में पूछती है। इसी दौरान कुनाई गुस्से में अपना चाकू निकाल लेती है और ग्लेन का टिकट कट गया करने की एक भयानक धमकी देती है, पर शांति बनाए रखने के लिए तुरंत स्काडी कुनाई को रोकती है और थककर कहती है कि वो अब सोने जा रही है। अगले दिन सुबह ग्लेन और सैफी अस्पताल जाकर कथुली से स्काडी पर बड़ी सर्जरी करने के लिए मदद मांगने पूरी तैयारी करते हैं। कथुली हंसकर कहती है कि वो दोनों अकेले ही ये सर्जरी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि चेकअप उन्होंने ही पूरा किया है। ग्लेन समझाता है कि सर्जरी में कथुली के लंबे हाथ और कई टेंटिकल्स इस भयानक सर्जरी को आसानी से सफल बना सकते हैं। कथुली हैरानी से पूछती है कि क्या स्काडी ने मंजूरी दे दी है और समझाती है कि ट्यूमर नसों पर जाल बिछा चुका है। जब ग्लेन जिद पर अड़ जाता है तो कथुली भड़क उठती है और बताती है कि स्काडी अपना सिस्टम हैंग करवाने को तैयार है। कथुली ठंडी सांस लेकर पूछती है कि क्या ग्लेन उस अनजान और जिद्दी मालकिन को इतना लंबा रास्ता तय करके सच में मना पाएगा। ग्लेन पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि यही स्काडी की सबसे ज्यादा बड़ी इच्छा है। ये जज्बाती बात सुनकर कथुली पूरी तरह पिघल जाती है और भाव विभोर होकर अपने टेंटिकल से ग्लेन और सैफी को कसकर लपेट लेती है। कथुली उनकी हिम्मत की तारीफ करती है और कहती है कि एकेडमी के दिनों से वो दोनों सच में काफी समझदार और काबिल है। पर अचानक उसके टेंटिकल सैफी के नाजुक हिस्सों की तरफ भटकने लगते हैं, जिससे सैफी काफी बुरी तरह चिल्लाने लगती है और माहौल बिगड़ता है। कथुली शांत होकर चेतावनी देती है कि सर्जरी को संभालने के लिए काफी हाथ नहीं है, भले ही मालकिन स्काडी आसानी से मान जाए। ग्लेन जवाब में अपना मास्टर प्लान बताता है कि सैफी स्काडी को गहरी नींद सुलाएगी, जबकि कोई नया मददगार इस सर्जरी में हाथ बटाएगा। कथुली प्लान खारिज करती है क्योंकि उसके अस्पताल में ऐसा कोई भी काबिल डॉक्टर नहीं है जो रस्सियों और धागों को आराम से संभाले। ग्लेन कहता है कि उसके पास एक असाधारण इंसान है जिसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, पर वो इस अजीब काम में महारत रखती है। अगले दिन ग्लेन और सैफी मिलकर मकड़ी लड़की आरण्या को इस नामुमकिन सर्जरी में मदद करने के लिए मनाने की पूरी बेहतरीन कोशिश करते हैं, पर आरण्या डरते हुए मना करती है और कहती है कि अगर गलती हुई तो शहर के सारे लोग उसको हमेशा बुरी तरह ट्रोल करेंगे। तभी सैफी लालच देते हुए कहती है कि अगर वो मदद करेगी तो उसे क्लिनिक में एक खूबसूरत नर्स जैसा कॉस्प्ले करने को मिलेगा। नर्स का खूबसूरत कॉस्प्ले सुनते ही अरण्या इस भयानक सर्जरी में मदद करने के लिए खुशी से बिना किसी डर के तुरंत तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ ग्लेन एक अजीब वर्कशॉप पहुंचता है जहां एक आंख वाली साइक्लॉप्स मैमे उसको देखकर डर के मारे जमीन पर गिरती है। हालांकि बाद में वो ठीक हो जाती है। एक आंख वाली साइक्लॉप्स लड़की मैमे अचानक होश में आती है। जब उसे एहसास होता है कि उसके सामने बेचारा डॉक्टर ग्लेन खड़ा है, तो वो बताती है कि दो आंखों वाले आम लोगों को देखकर उसे काफी डर लगता है। इस अजीब डर के बाद मैमे कहती है कि ग्लेन का इस वर्कशॉप में आना काफी असाधारण बात है। ग्लेन जवाब देता है कि उसे जरूरी काम से बॉस से मिलना है। जब ग्लेन पूछता है कि काम कैसा चल रहा है, तो मैमे जिस्म में होने वाले दर्द की शिकायत करती है और कहती है कि लगातार काम करने से उसकी हालत थकी हुई हो चुकी है। जब वो बताती है कि चलते वक्त वो अक्सर लोगों से टकरा जाती है और अपना टिकट कट गया करवाने से बची है, तो ग्लेन समझाता है कि उसके जैसे सभी साइक्लॉप्स को एक आंख होने की वजह से दूरी का अंदाजा लगाने में समस्या होती है। जब ग्लेन उसको ध्यान से आगे चलने की चेतावनी देता है, तो मैमे कहती है कि उसे ये मालूम है, पर अगले ही सेकंड वो आदमी से बुरी तरह टकरा जाती है। खुशकिस्मती से ग्लेन फुर्ती दिखाते हुए उसको गिरने से बचा लेता है। मैमे घबराकर अचानक उससे दूर भागने की ऐसी नाकाम कोशिश करती है कि जल्दबाजी में उसकी अपनी ड्रेस बुरी तरह फट जाती है और उसके नाजुक हिस्से बाहर आ जाते हैं। इस गलती का इनाम देते हुए मैमे गुस्से में ग्लेन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मैमे रोते हुए रोना रोने लगती है कि अब बाजार में उसकी कीमत गिर चुकी है।
ग्लेन शांति से उसको आगे ध्यान रखने को बोलता है। बाद में जब वो दोनों वर्कशॉप के बॉस से मिलते हैं तो बॉस हैरानी से पूछता है कि महीने के औजार पहुंचाने के बाद भी ग्लेन वहां आखिर क्यों आया है। सर्जरी की जरूरत समझाने के बाद बॉस इस मुश्किल काम को करने के लिए मान जाता है, पर सफाई देता है कि वो खास सुइयों के बारे में कोई पक्का वादा नहीं कर सकता, क्योंकि सुइयां इतनी ज्यादा मजबूत नहीं बनाई जा सकती जो ड्रैगन के सख्त चमड़े को आसानी से भेज सकें। तभी बॉस पीछे खड़ी मेम्मे से पूछता है कि क्या वो इन नाजुक सुइयों को बनाने का काम करना चाहेगी। मेम्मे बुरी तरह घबरा जाती है। वो गुस्से में तुरंत मना कर देती है और रोते हुए बॉस पर इल्जाम लगाती है कि वो उसे जानबूझकर फंसा रहा है ताकि सर्जरी फेल होने पर सारे लोग उसको ट्रोल करें और उसकी पेटी बना दी जाए। इन सब नाटकों के बावजूद बॉस उसे नकारात्मक सोचने से रोकता है और ग्लेन हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ क्लिनिक में आधी मकड़ी वाली लड़की अरान्या कुनाई के हाथ पर टांके लगाने का अभ्यास कर रही होती है। कुनाई चढ़ते हुए शिकायत करती है कि टांके लगाने का तरीका बेकार है। अपने तरीके की सफाई देते हुए अरान्या कहती है कि वो इस काम में नई है और रोते हुए कहती है कि उसे इस सर्जरी के लिए हाँ बोलने पर भारी पछतावा हो रहा है। जब सैफी पानी पिलाने आती है तो अरान्या थकान का बहाना बनाकर थोड़ी शराब मांगती है। सैफी शांति से मना करके डांटती है कि उसे होश में रहना होगा। ठीक उसी वक्त कुनाई बताती है कि वो अभी भी स्कैडी को मनाने की कोशिश कर रही है, पर वो इलाज को लेकर अनिच्छुक है। सैफी असली वजह पूछती है तो कुनाई बताती है कि स्कैडी को नफरत थी उन सभी इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच चलने वाले युद्ध से, इसलिए उसने अपना पूरा जीवन इस शांति वाले शहर को बनाने में लगा दिया था। कुनाई खुलासा करती है कि स्कैडी मानती है कि उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है और अब उसको सिस्टम हैंग कर दिए जाने में शिकायत नहीं है। ग्लेन समझाता है कि हमें उसको मनाते रहना होगा। कुछ समय बाद ग्लेन और कुथुली वर्कशॉप में सर्जिकल औजारों के नए प्रोटोटाइप्स की जांच करने आते हैं। जैसे ही बॉस उन औजारों को सामने लाता है, कुथुली एक ब्लेड उठाती है और अपने ही एक टेंटिकल को बुरी तरह काट डालती है। भाइयों, खुद का ऐसे टिकट कट गया करना इन मॉन्स्टर्स की अजीब और ओवरपावर्ड ताकत का नमूना था। कुथुली कहती है कि ये धार ड्रैगन के सख्त चमड़े को आसानी से काट सकती है और बॉस को इनको ज्यादा बनाने का आदेश देती है। तभी ग्लेन सुइयों को चेक करता है। जवाब में बॉस परेशानी से बताता है कि मेम्मे अभी भी उन पर मेहनत कर रही है, पर असफल रही है। बॉस आगे कहता है कि वो चाहता है कि मेम्मे आत्मविश्वास हासिल करे, जिस पर ग्लेन उसकी बात से सहमत होता है। इस बीच मेम्मे सुइयां बनाने की जिद में वर्कशॉप की मशीनरी को लगातार घूरती रहती है। कुछ पलों बाद हार्पी एली हवा में उड़ती हुई ग्लेन को खबर देती है कि मेम्मे थकान से वर्कशॉप में बेहोश हो चुकी है। बेचारा डॉक्टर ग्लेन वहां भागकर पहुंचता है। वो जांच करता है कि क्या सांस चल रही है, जबकि सैफी नब्ज चेक करके बताती है कि धड़कन कमजोर हो चुकी है। उसको सांस लेने में आसानी देने के लिए ग्लेन जल्दी में उसकी टाइट शर्ट को काट देता है। तभी बॉस डरकर पूछता है कि क्या वो बीमार है। ग्लेन समझाता है कि ये हीट स्ट्रोक हो सकता है और उसे ठंडी जगह ले जाने का सुझाव देता है। कुछ देर बाद जब मेम्मे होश में आती है तो हैरानी से पूछती है कि वो कहाँ है। जब वो उठने की कोशिश करती है तो ग्लेन प्यार से उसको वापस बिस्तर पर लेटाता है और आराम करने को कहता है। जब वो चक्कर आने की शिकायत करती है तो ग्लेन आराम देने के लिए उसका सिर सहलाता है। अरानिया मजाक में ताना मारती है कि ग्लेन को मेम्मे पसंद आ गई होगी। अरानिया खुद को मेहनती बताती है, पर सैफी चुप करा देती है। अचानक मेम्मे की नज़र जिस्म पर पड़ती है और अपनी शर्ट को फटा देख बुरी तरह पागल हो जाती है। ग्लेन सफाई देता है कि इमरजेंसी की वजह से शर्ट काटनी पड़ी थी। अरानिया उसको नई शर्ट पहनने देती है। बाद में ग्लेन उसकी आंख की जांच करता है और सैफी जड़ी बूटियां लाती है। मेम्मे भाप अंदर लेती है और खुद को बेकार साइक्लॉप्स बोलकर कोसती है, पर खुशी से बताती है कि उसने सुइयों के लिए आविष्कार कर लिया है। वर्कशॉप वापस पहुंचने पर मेम्मे उन्हें मशीनरी दिखाती है जो बल्क में सुइयां बनाती है। खुशी में वो ग्लेन से टकराती है, पर ग्लेन पीछे हट जाता है। सुइयां सच में मजबूत निकलती हैं। कुछ दिनों बाद स्कैडी काउंसिल मीटिंग से निकलते वक्त ग्लेन को देखती है और पूछती है कि क्या वो अभी भी उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। ग्लेन उसको सर्जरी के लिए मनाता है। क्लिनिक में ग्लेन अरानिया को टांके लगाने में मदद करता है। सैफी जल भुन जाती है और झूठी शिकायत करती है कि फाइल्स ठीक नहीं है। जब ग्लेन खाना अकेले खाने बोलकर अस्पताल जाता है तो अरानिया ताना मारती है, पर सैफी खुशी से मुस्कुराती है। सैफी अहंकार से बताती है कि उसे ग्लेन से दूर रहने की आदत है, पर वो हमेशा वापस लौटेगा। उसी शाम डाइनर में तेसालिया अरानिया को सर्जरी की तैयारियों के लिए शुक्रिया करती है। अरानिया के पूछने पर सफ़ी इसे लड़कियों की खास रात बताती है ताकि खुलकर बातें हो सकें। तेसालिया पूछती है कि क्या उसकी जानकारी मददगार रही। सफ़ी गर्व से बताती है कि दिया गया सामान इतना ओवरपावर्ड है कि अकेले स्काडी को सुलाने के लिए काफ़ी होगा, जिसमें पूरब की एक खास अल्कोहल शामिल है। ये सुनकर बेवड़ी अरानिया और शराब मांगती है। तेसालिया पूछती है कि क्या वो प्यार का मतलब जानती है, पर नशे में चूर अरानिया बकवास करते हुए उन्हें बेस्ट फ्रेंड्स बोलती है। सब उस बेवड़ी दोस्त के नाम अपना जाम खाली करते हैं। देर रात क्लिनिक में अरानिया ड्रैगन स्केल चुराने की कोशिश करती है।
सफ़ी उसे रंगे हाथों पकड़कर कच्ची खिलाड़ी बुलाती है और डांटती है कि वो हर मजाक सहेगी पर ग्लेन को दिया गया अपना उपहार चोरी नहीं होने देगी। घबराकर अरानिया स्केल सफ़ी पर फेंककर खिड़की से कूद जाती है, पर बाहर इंतजार कर रही तिसालिया से टकराती है। सफ़ी भी पीछे से लैंड करती है और हार मानने को कहती है। अरानिया रोते हुए पूछती है कि उन्होंने उसे कॉप्स को क्यों नहीं सौंपा। सफ़ी बताती है कि उसे पता था कि सर्जरी के दबाव में उसका सिस्टम हैंग होगा और चोरी की आदत वापस आएगी। अरानिया कबूलती है कि उसे करीबी लोगों की प्यारी चीजें चुराने की भयानक बीमारी है। सफ़ी ध्यान दिलाती है कि हर्पी गांव के बाद से ही वो उनकी दोस्ती पर इम्तिहान ले रही है। दोनों लड़कियां उसे सच्ची दोस्ती का ज्ञान देती हैं और सफ़ी उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड्स वाली बात याद दिलाकर भरोसा करने को कहती है। जज्बाती होकर अरानिया होते हुए बेहोश हो जाती है। तिसालिया पूछती है क्या उसने स्केल चुराकर ग्लेन का इम्तिहान लिया। अरानिया मानती है और कहती है उसे लगा वो सब उसे मतलब के लिए रख रहे हैं। वो हैरान थी कि ग्लेन उसकी घटिया हरकतों को भूलकर धैर्य दिखा रहा है। तिसालिया हैरानी जताती है कि उसे अभी भी ग्लेन पर यकीन नहीं है। अरानिया बताती है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती और ग्लेन के पास बेचैन रहती है क्योंकि ग्लेन उससे डरता है पर दूर नहीं भागता। सफ़ी उसके दिल का राज जानने के लिए सवाल करती है और खुलासा करती है कि वो भी उनकी तरह ग्लेन के प्यार में पागल है। दूसरी तरफ ग्लेन दोबारा मालकिन स्काडी से मिलता है जो रोज आने पर ताना मारती है। ग्लेन कहता है उसने मकसद पूरा नहीं किया है। स्काडी उसे उठाने को कहती है और बताती है कि वो सर्जरी इसलिए टाल रही है क्योंकि उसने शांति भरा शहर बसाने का लक्ष्य पूरा कर लिया और अब टिकट कट गया होना किस्मत मान चुकी है। भाइयों, खुद अपना पैक कर दिया जाने का इंतजार करना अजीब प्लॉट आर्मर था। ग्लेन समझाता है कि वो लक्ष्य पाते हुए बीमार हुई और हार मान ली। वो ध्यान दिलाता है कि कुनाई, कतूलही, मेमे और लुलाला दिन रात उसकी सलामती के लिए मेहनत और दुआ कर रहे हैं। वो जिंदा रहकर शहर की तरक्की देखने को कहता है और बताता है कि बीमारी ठीक हो सकती है, ये किस्मत नहीं है। स्काडी पूछती है क्या जिंदा रहना ठीक होगा और लंबे बोरिंग जीवन में क्या करें, मिठाइयां खाने या नए दोस्त बनाने का सुझाव देता है। स्काडी मान जाती है और सर्जरी के लिए तैयार होती है। सर्जरी के दिन कतूली बताती है कि स्काडी आग वाली ड्रैगन है और ट्यूमर निकालने पर फोकस करती है। सफ़ी वाइटल्स बढ़ने की चेतावनी देती है। स्काडी का जिस्म ग्लोइंग आग से चमकता है क्योंकि उसकी ताकत जाग गई है। कतूली सफ़ी और अरानिया को गर्मी से पीछे हटने को कहती है। ग्लेन गर्मी कम करने को बोलता है पर वक्त नहीं होता क्योंकि धमाका हो सकता है। आग से कतूली के टेंटिकल्स जल जाते हैं पर वो दोनों अपनी शानदार एबिलिटी से काम जारी रखते हैं। कुछ समय बाद स्काडी मास्क उतारकर अपनी असली आवाज में शहर वालों से माफी मांगती है और निष्ठा से काम करने का वादा करती है। जनता खुशी से चिल्लाती है और कुनाई भाषण की तारीफ करती है पर उदासी से कहती है कि अब उसकी आवाज बनने की जरूरत नहीं रही। स्काडी कहती है उसने दुनिया दूर से देखी थी पर अब बदलाव चाहती है। ग्लेन के बारे में पूछने पर कुनाई बताती है कि वो बीमार सफ़ी के पास है। स्काडी क्लिनिक जाकर खुली ड्रैगन का रूप दिखाने की बात करती है। क्लिनिक में ग्लेन सफ़ी का इलाज करते हुए सर्जरी में थकाने के लिए माफी मांगता है और गर्म वाइन लाने को कहता है। वो उसके मुंह की जांच करता है और जीभ पर छाला देखकर शहद लगाता है। सफ़ी राहत की सांस लेती है और नरम इलाज के लिए शुक्रिया करती है। चेहरा नजदीक होने पर और बेचारी सफ़ी शर्माती है। ग्लेन जाने लगता है तो सफ़ी उसको सीधे वापस आकर साथ खाना खाने को बोलती है। शहर में स्काडी और कुनाई खराब बग्गी ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। तभी ग्लेन आता है और स्काडी उसे कसकर गले लगाती है। वो उसे साथ चलने को कहती है और अपना बड़ा भाई बुलाती है, जिससे ग्लेन हैरान होकर मरीजों की जांच का बहाना देता है। कुनाई स्काडी को दूर खींचती है और पूछती है कि वो इतनी लवी-डवी क्यों हो रही है। स्काडी हंसते हुए कहती है कि उसने इलाज किया है इसलिए वो उसे प्रीमियम कंटेंट मुफ्त में दिखा रही है। ये देखकर कुनाई बुरी तरह घबराकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, जबकि स्काडी ग्लेन से बेशर्मों की तरह पूछती है कि क्या उसे ये नज़ारा पसंद आया। ग्लेन शर्माते हुए उसे बटन ठीक करने को कहता है पर वो जिद करती है कि ग्लेन खुद बटन लगाए। आखिरकार कुनाई स्काडी को डांटती है कि वो जो चाहे करे पर ग्लेन के काम में फालतू दखल अंदाजी बिल्कुल न करे। ग्लेन माफी मांगकर इसे किसी और दिन करने का सुझाव देता है। जब कुनाई दूसरी बग्गी का इंतजार करने को कहती है तभी साइक्लॉप्स मेमे वहां से गुजरती है और रुककर मामला पूछती है। ग्लेन उसे खराब बग्गी दिखाता है और मेमे अपनी भारी ताकत से मिनटों में उस बड़ी बग्गी को ठीक कर देती है। स्काडी खुशी से उसका हाथ पकड़कर उसकी जान 2 बार बचाने के लिए दिल से शुक्रिया करती है, पर मेमे शर्माते हुए इसे एक छोटी बात बताती है। स्काडी तुरंत कुनाई को उन्हें बेहतरीन उपहार देने का आदेश देती है और बग्गी ठीक होने पर वो उनके पास 2 भारी शराब के बैरल छोड़कर वहां से तेजी से चली जाती है। तभी अचानक ग्लेन को याद आता है कि उसे किसी और जगह जल्दी जाना होता है, इसलिए वो जल्दबाजी में मेमे को उन दोनों बैरल्स की रखवाली करने का आदेश देता है और बिना सोचे तेजी से भाग जाता है। क्लिनिक में अरानिया साफी को तैयार करती है और खाना बनाने का कहती है। गांव में डायोन नदी से चट्टान उठाती है। मुखिया की शुक्रिया पर वो कहती है ऐसे छोटे काम हमेशा करवा सकते हैं। जब मुखिया फलों की भेंट देता है, डायोन मना करके पहले से मिले ढेर दिखाती है। शहर में ग्लेन लौटता है तो मेमे अकेले बैठने की बेइज्जती पर रोती है। अकेले छोड़ना बेकार प्लॉट आर्मर था।
ग्लेन बताता है मदद मिल गई, तभी के लॉर्ना बैरल्स वाली बग्घियां खींचती आती हैं। हैरान मैमे पूछती है नए बैरल्स कहाँ से आए, तो के इसे उपहार बताती है। मैमे पूछती है क्या शहर में शराब आम नहीं है। तिसालिया आकर बताती है कि सब्जियां भी मिली हैं। उनके जाने पर तिसालिया खुश होती है, जबकि के मालकिन को सगाई की तारीख तय करने बोलती है, पर ग्लेन साफ इनकार करता है कि उसे सगाई में दिलचस्पी नहीं है। तिसालिया मजाक उड़ाते कहती है साफी की चिंता ना करें, क्योंकि वो दोनों दिल जीतने की जंग लड़ रही हैं। क्लिनिक में साफी बेचैन होती है कि कहीं कोई और औरत ना मिल जाए। अरानिया कहती है ज्यादा फिक्र से बुखार आ जाएगा क्योंकि ग्लेन मशहूर है। वो अजीब दृश्य पेंट करती है जहां ग्लेन उस पर लाइन मारने वाली दूसरी औरतों के साथ ओवरपावर्ड एक्शन में बिजी होगा। अचानक एली खिड़की पर खटखटाती है। एली और हार्पीस फल लेकर आती हैं और बताती हैं कि डायोन ने ग्लेन के लिए भेजे हैं। एली पूछती है कि क्या ग्लेन घर पर है, मना करने पर उदास होती है। अचानक ग्लेन पहुंचता है और सब लड़कियां टूट पड़ती हैं। साफी सदमे में देखती है। वो सबको हटाती है और मेन बेब एनर्जी के साथ स्वागत करती है। ग्लेन तबीयत पूछता है, वो खुश होकर उसके खास इलाज की तारीफ करती है। तभी तिसालिया अंदर आने का पूछती है। दरवाजा खुलते ही रास्ता लोगों के ढेर सारे उपहारों से भरा दिखता है। अचानक स्काडी और कुनाई आती है। ग्लेन हैरानी से काउंसिल न जाने की वजह पूछता है। स्काडी हंसते हुए उपहार देकर मिलने की बात कहती है। तभी मैमे और सहयोगी शराब लेकर पहुंचते हैं और सबके साथ पीने में मजा आने की बात कहते हैं। वो सब पार्टी करते हैं। अरानिया कहती है मशहूर इंसान के प्यार में पागल होना काफी लंबा काम है और अब साफी की जलन समझ आती है। साफी हार मानने को कहती है, पर अरानिया का क्रश अभी शुरू हुआ था। तिसानिया शोर मचाती है कि नई दुश्मन मैदान में आ चुकी है। अरानिया नजरों का पीछा करती है और समझती है वो स्काडी है। तभी ग्लेन स्काडी को शुक्रिया कहता है। वो श्रेय सबको देती है और बताती है सर्जरी के बाद दुनिया आकर्षक लगती है। साफी गुस्से में पूंछ से ग्लेन को पकड़ती है और करीब जाने पर डांटती है। वो बीमार छोड़ने का इल्जाम लगाती है। जैसे ही ठीक हुआ चला दिखाने गाल चाटने लगती है। तिसालिया इन्हें अलग करती है। इनका अलग बफ है। अचानक स्काडी ग्लेन को पकड़कर तेजी से भागती है। बाकी सारी लड़कियां पीछा करती हैं और ग्लेन पर कूद पड़ती हैं, जिससे उसका सिस्टम हैंग कर दिया जाता है। भाइयों, अगर आप ग्लेन की जगह होते तो किसको पत्नी बनाते? कमेंट्स में बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।